राधाष्टमी के कार्यक्रम में हमारी ये काव्य गोष्ठी एक अपना प्रमुख स्थान रखती है। इस समय 3:45 बजे है और 3:30 बजे का हमारा समय है, लेकिन ये गोष्ठी विषय ऐसा है कि यह आमोद प्रमोद का विषय नहीं है, ये बुद्धिजीवियों का है। और जो वास्तव में उस विषय के ऊपर चिंतित होते हैं वो ही इसके लिए आतुर रहते हैं। हालांकि मेरी कई विद्वानों से बात हुई है जिन्होंने मुझे इस बात की बधाई दी है कि आपने बहुत ही सुंदर विषय चुना है। तो मैंने उनसे कहा कि चुनने वाला मैं नहीं हूं, चुनवाने वाला कोई दूसरा है। और इसके संयोजक, इसके प्रणेता विषय के हमारे श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी हैं, हमारे बीच में हैं। वही इस गोष्ठी का संयोजन कर रहे हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि छात्री से अपना प्रेमीचंद जी, अपना चतुर्वेदी जी, हरवंश जी, विश्वनाथ जी, अग्रवाल साहब और आप सभी व्यक्ति, हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य मीरा गोयल जी यहाँ मौजूद हैं। तो हम इस विषय पर अपनी वार्ता प्रारंभ करते हैं। सने सने व्यक्ति जुड़ते चले जाएंगे क्योंकि ये 5:30 बजे तक चलना है। 10-5 मिनट इसके हिसाब से देर अमीर हो सकती है। मैं भाटिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इसके संचालन की आगे की कार्रवाई करें। भाटिया जी, इस कार्यक्रम का पूरा रिकॉर्डिंग करने आए हुए हैं और आज इसको सारा एडिट करके कल सुबह 7 बजे ब्रज माधुरी कार्यक्रम। अब ब्रज माधुरी कार्यक्रम का समय क्या हो गया है? 7 बजे राजधानी चैनल पर और ऑल इंडिया चैनल पर
नॉर्थ इंडिया में उसका ज्यादा है। देखिए, ब्रज माधुरी एक ऐसा कार्यक्रम है कि हिंदुस्तान में व्यक्ति दिन की शुरुआत ब्रज माधुरी कार्यक्रम से ही करते थे, भगवान के श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। राम नारायण भैया जी लोकप्रिय इसी कार्यक्रम से हुए और उसी में उनका नाम भैया जी रखा गया था कार्यक्रम बतौर एक कलाकार के। और हमारी ब्रज कला केंद्र की बहुत ही संघर्ष मंत्रालय से चला जब उन्होंने इस ब्रज माधुरी का समय बदल दिया, जो समय किसी के उपयुक्त नहीं था। बहुत अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब भी हमने लड़ाई लड़ी, यहाँ पर भी की, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिल पाई हमको। लेकिन अब कुछ चीज़ें आ रही है सरकार बदलने के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी संस्कृति जो ब्रज से दूर होती जा रही है, जो सब्जेक्ट है, अब उसके पास आकर के हम उसकी उन्नति का सब प्रयास करेंगे। मैं बहुत ही आपको अनुग्रहित हूँ कि आप आइए और इस कार्यक्रम को आप करें। मैं सबको सूचित करूंगा SMS से। अच्छा, इसके बाद ये रिपीट भी होगा कार्यक्रम? हो सकता है, क्योंकि कल हमको समय मिले तो हम इसका SMS के द्वारा सबको सूचित कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बैठिए। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी जी को, डॉक्टर ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी को। इन दोनों विद्वानों के आगमन से विष्णु जी समझिए कि अब कार्यक्रम सफल हो गया आपका। आज का ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है, रचनात्मक विषय है, क्रांतिकारी विषय है, और एक ऐसा विषय है कि यदि हम अभी नहीं चेते, बहुत देर हो चुकी है और अब भी नहीं चेते, तो ये एक अपराध बोध होगा। मीराबाई ने, चंद सखी ने लिखा था, आली मोए लागे वृंदावन नीको। उसके वर्षों बाद सत्यनारायण कविरत्न ने लिखा, पहले को सो अब न तिहारो ये वृंदावन। वृंदावन में अब वृंदा की वन नहीं है। ब्रजभूषण जी वृंदावन में ही रहते हैं, बताएं अगर कहीं वृंदा की वन हो तो। हाँ, कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, 15 मंजिल 20 मंजिल की इमारतें। मंदिर 140 फुट ऊंचाई के, बड़ा आकर्षण, बहुत वैभव, दर्शनार्थियों की भीड़। शनिवार और रविवार को दिल्ली से जाने वालों की संख्या इतनी कि सड़क पर चलने को जगह नहीं मिले। लेकिन न तो कोई ब्रज का संदेश जा रहा है, न उनके साथ ब्रज की संस्कृति जा रही है। जो कभी एक आध्यात्मिक धार्मिक वातावरण था, वो अब एक फैशन से में बदल गया है कि चलो वृंदावन हुआ है, दर्शन कर आवे। वो भाव नहीं आता, ना भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश था, जो दर्शन था, वो जा पाता है। उन्होंने तो लिखा था, मीराबाई ने, चंद सखी ने, आली में लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। अब दर्शन गोविंद जी के तो बहुत कम होते हैं और मंदिरों के दर्शन बहुत होते हैं। मैंने आकाशवाणी के लिए संगीत रूपक में लिखा था,
सातों पुरियों से है प्यारा ब्रजधाम, प्यारा प्यारा है ब्रजधाम, न्यारा न्यारा है ब्रजधाम। ब्रज में है यमुना की कल कल निर्मल धारा बहती, आठों सिद्धि नौ नौ निधियां हैं कण कण में रहती। कुंज निकुंज कदम पुष्पों की शोभा है अभिराम, प्यारा प्यारा है ब्रजधाम। अब कुंज निकुंज नहीं है, कदम खंडियां नहीं है, यमुना की कल कल निर्मल धारा नहीं बहती, यमुना प्रदूषित है। ये सब गंभीर स्थितियां हैं। ब्रज के गांवों में अब ब्रज भाषा नहीं बोली जाती। ब्रज के लोकगीत लुप्त होते जा रहे नहीं, मैं कहूँगा लुप्त हो चुके हैं। और वे गीत आज करोड़ों रुपया आप व्यय कर लीजिए, अब उपलब्ध नहीं होंगे। ब्रज भाषा को, ब्रज की संस्कृति को बचाना है तो बहुत गंभीरता से इस पर सोचना होगा कि कौन क्या करे, समाधान क्या हो। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ब्रज संस्कृति का देश के अहिंदी भाषी प्रदेशों में, दक्षिणी राज्यों में भी, 7 समुद्र पार विदेशों में भी तो प्रसार हो रहा है। जो साम्यवादी देश है वहां की सड़कों पर हरे कृष्णा गूंज रहा है। लेकिन ब्रज संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति, फिल्म, टीवी और आधुनिक संस्कृति की विकृतियों का प्रहार कई दशकों से चल रहा है। बात सन 1960 की एक मुझे स्मरण आ रही है। 57 वर्ष हो गए। देश के बहुत बड़े विद्वान राहुल सांकृत्यायन मथुरा आए और उन्होंने मथुरा के जिलाधिकारी से ये आशा व्यक्त की कि वो ब्रज के कुछ लोकगीत सुनना चाहते हैं। मुझे भी कहा गया कि आप भी इस जगह उपस्थित रहेंगे। गोवर्धन विकास खंड में कुछ महिलाओं को बुलाया गया आसपास के गांव की और उनसे कहा कि आप लोकगीत सुनाइए। ढोलक मंजीरे के साथ वो आई और उनसे कहा गया कि सुनाइए, तो उन्होंने सुनाया, तन डोले मेरा मन डोले मेरे दिल का गया करार। ये गीत उन्होंने गांव के उन गीतों को भूल गई, आज वो गीत गांव में हो गई। राहुल जी चौंके कि ये तो ब्रज का लोकगीत, ये तो सिनेमा का गीत है। तब उनको मैंने महिलाओं को समझाया, तब उन्होंने एक बधाया गीत गाया और वो बधाया गीत बहुत विलक्षण था। आप कल्पना नहीं कर सकते। फूल रहे रस केवला में बारी बारी, पूरे संयुक्त परिवार का चित्रण। अथन बैठनते ससुर हमारे, पेड़ला बैठनती सास में बारी बारी। एक संयुक्त परिवार। भैंस दुहनते जेठ हमारे, बाट करंती जिठानी में बारी बारी। फिर देवर का, नंदई का सारा वर्णन और अंत में उस महिला ने अपने संबंध में भी कहा, सेज चढ़नते साहिब हमारे, उनकी में अति छद गोरली में वाड़ी वाड़ी। अब गोरली शब्द ब्रज में कोई नहीं जानता। पूछेंगे इसका क्या अर्थ है, हमें नहीं पता। अब तो मम्मी, डैडी, पापा, अंकल, आंटी ये सब हो गए हैं। वन उपवनों की स्थिति बहुत खराब है। महावन, महावन से अर्थ था कि बहुत बड़ा कोई वन होगा, लेकिन अब वहां 10 वृक्ष भी कहीं आपको लगे दिखाई नहीं देंगे।
गोकुल गायों का स्थान, गाय नहीं मिलेंगी गोकुल में। कुछ गौशालाएं जरूर रह गई हैं, लेकिन उस तरह नहीं कि घर घर में गाय का पालन हो। एक समय था कि स्त्रियां पनघट पर जाती थीं। पनघट से पहले भी जब प्रातःकाल होता था, सूर्योदय हुआ, तो सास कहती थी अपनी बहुओं से, उठो उठौड़ी सुहागिल नार, बुहारी दे लियो अंगना। घर की सफाई कर लो, झाड़ू लगा लो। अब नहीं है वो स्थिति। पनघट पे जाती थी महिलाएं, मनोरंजन भी होता था, व्यायाम भी हो जाता था जब गगरी सिर पर होती थी, और गीतों की यमुना गंगा बहती चलती थी। दो लाइन के ऐसे प्यारे गीत आज अब सुनने को नहीं मिलेंगे। सास मेरी बाग तमाशे हम गए, और सुनी आई नई नई बात, सास मेरी ढोलाए चिड़ैया लेके उड़ गई। क्या सुन के आई कि मेरे पति को चिड़िया लेकर उड़ गई है। अब ये सब समाप्त हो चला। अब मैं चाहता हूं कि इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी से निवेदन करूं। फिर कहीं बीच में आवश्यकता होगी तो मैं प्रयास करूंगा। अभी डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी जी की विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ब्रजभूषण जी, आप बताइए, ब्रज से ब्रज संस्कृति दूर होती जा रही है या पहले की अपेक्षा और निकट आ गई है? राधे राधे का जो एक प्रभाव है, जिसको लेके हम ब्रज और ब्रज से बाहर जब निकलते हैं तो या तो राधे राधे या जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि विषय श्रद्धे भाटिया जी ने रखा है, या जो भी ब्रज कला केंद्र के विषय बहुत अच्छा रखा है, और इसमें एक चीज को मैं ज्यादा पकड़ रहा हूं, ब्रज से दूर होती जा रही ब्रज संस्कृति। यह भी हो सकता था कि ब्रज से समाप्त होती जा रही ब्रज संस्कृति, यह भी हो सकता था कि ब्रज से बिछुड़ती जा रही ब्रज संस्कृति, लेकिन विषय है ब्रज से दूर होती जा रही ब्रज संस्कृति। वास्तव में सही बात है, संस्कृति है, आज भी है, लेकिन जैसे कि रास्ते में भी चर्चा हो रही थी, दूर होती जा रही। वो जो संस्कृति जिसमें हम लोग रचे बसे थे, वो अब ब्रज से धीरे धीरे कट रही है, ब्रज से आगे बढ़ती जा रही है, और उसके कई रूप हैं, कई आयाम हैं, कई पक्ष हैं। जैसे कि श्रद्धेय भाटिया जी ने बताया, एक एक करके हम उन पक्षों को लेते हैं। हमारी संस्कृति में जैसे दूर होने का की जो बात आई, यमुना धीरे धीरे ब्रज से, ब्रज के घाटों से दूर होती जा रही। कारण कुछ भी नहीं हो, बहुत से कारण रहे हैं। नगरीकरण, और जो कूड़ा करकट है उसका डाला जाना, उनसे ढेर बढ़ना और घाटों का दब जाना, यमुना का प्रवाह भी कम होना, बहुत सारी चीज है। उसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि आपने संकेत दिया, ब्रज को अगर हम जानते हैं, समझते हैं, या ब्रज के बाहर का भी कोई व्यक्ति अगर ब्रज के बारे में कोई कल्पना करता है, तो वो कल्पना होती है कि ब्रज कोई हरा भरा उद्यान होगा, जहां पे करेल के, तुलसी के, कदम्ब के वृक्ष होंगे, तमाल के वृक्ष होंगे, जहां हरियाली होगी, जहां कुंजें होंगी, जहां निकुंजें होंगी। कोटि के हुकल धोत के धाम, करेल की कुंजन ऊपर वारों। अब न तो करेल की कुंजें हैं, न वो कालिंदी के कुल हैं, न वो कदम्ब के वृक्ष हैं। अब अगर हैं तो
वहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े मल्टी स्टार होटल्स हैं और दूसरी चीजें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें। उसकी संस्कृति के कई पक्ष हैं। एक पक्ष ये भी है कि हमारी जो भाषा है, हम अपनी भाषा से भी कट रहे हैं। संस्कृति में सब कुछ समाहित होता है। भाषा में आज हम धीरे धीरे, ये प्रक्रिया जो चली बड़ी धीरे धीरे चली, क्षण है, और वो अब उस स्टेज पे पहुंच गई, उस स्थिति में पहुंच गई कि वहां से आगे बढ़ना तो बड़ा आसान है, लेकिन वहां से लौट के जाना असंभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन कठिन जरूर है। हम धीरे धीरे हिंदी की तरफ बढ़े। आज भी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगता कि अगर ब्रज में बोलता, लेकिन यहाँ क्योंकि वातावरण, हम ब्रज में बात करते हैं तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी ब्रज में बोले, ब्रज की भाषा में बोले, ब्रज की भाषा में उनके शब्द हों। रास्ते भर हमारी श्रद्धे घाटिया से ही चर्चा चलती रही थी कि ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ आज की पीढ़ी नहीं जानती। जैसे कि एक बड़ा सुंदर शब्द है मलूक। ये मलूक बड़ा अच्छा शब्द है, इसमें बड़ी कोमलता है, इसमें बड़ा सौंदर्य है, इसमें अपनत्व है, लेकिन आज वो मलूक शब्द जो है वो प्रयोग में नहीं आता, वो प्रयोग में नहीं आता। जैसे कि एक शब्द आपने बताया सकारे, सकारे शब्द है, भोर, बिल्कुल भोर जो है प्रातः काल का, वो सकारे शब्द। गोधूली बेला, ये क्या है? ये शब्द, ये ब्रज की, ये माटी से बने हुए शब्द हैं। जब गाय लौट के आती हैं तो उस समय जो उनकी धूल जो उड़ती है, गोधूली, गो की धूली जो, तो वो समय जो है वो शाम का समय, वो गोधूली बेला कहलाया। लेकिन आज ये शब्द दूर हो गए, ब्रज संस्कृति से चले गए, खो गए कहीं। और जहां तक बात मैंने अपनी प्रारंभ की थी कि दूर हो गई, वो मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि आज अगर हम देखते हैं, क्योंकि वृंदावन में हम लोग रहते हैं, वृंदावन में आप जानते हैं सभी, आप सब ब्रज से वृंदावन से जुड़े हुए हैं। एक कृष्ण बल्लाभ मंदिर है जिसे इस्कॉन मंदिर भी कहते हैं। इस्कॉन संस्था है विदेशियों की संस्था, तो यही की है। भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने ये एक आंदोलन चलाया था। लेकिन जब हम विदेशियों को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जो ये संस्कृति है ये दूर हो गई हमसे। मेरे पास में कई विदेशी लोग मुझसे हिंदी पढ़ने आते रहे हैं, और जब मैं कभी उनके यहाँ जाता था तो देखता था कि उनकी जो पत्नी है वो शाम को बीच में, मेरे पढ़ाने के बीच में उठ के जाती थी और तुलसी में दीपक जलाती थी, अपने पति के चरण स्पर्श करके आती थी। मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगता था, प्रसन्नता भी होती थी, लेकिन दुख भी होता था साथ साथ, क्योंकि ये चीज अब उन लोगों ने ग्रहण कर ली, मतलब ब्रज की संस्कृति दूर हो गई। ये हमारी संस्कृति जो है वो उन्होंने अपनाई, वो आज उन्होंने हमारा पहनावा भी अपनाया, हमने उस पहनावे को त्याग दिया, छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। उस भाषा को वो धीरे धीरे अपना रहे हैं, वो पढ़ते हैं, वो अध्ययन करते हैं, हमने उस भाषा को छोड़ दिया। हमारे आज जो लोकगीत हैं, उन लोकगीतों में हमारी संस्कृति रचा बसा करती। आज हम सुबह से लेकर शाम तक देखें तो ये एक सामान्य सी बात भी है और सही है कि देश काल परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, हर युग में पड़ता है, और उस प्रभाव से हम हट भी नहीं सकते। हमें उस प्रभाव में रहना आवश्यक है, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। लेकिन उस प्रभाव को लेके हम अपनी उस जो हमारी मौलिकता है उसको हम नहीं छोड़ते। बस बात इतनी है। उन लोकगीतों में जैसे कि भाटिया जी ने जिक्र किया था, हमारी संस्कृति बचती है, हमारे संस्कार बचते हैं। आज हमें आज जो कहीं पे जो बची हुई चीजें थी, जैसे विवाह के आयोजन में एक महिला संगीत हुआ करता है। पहली चीज तो महिला संगीत ना होके वो एक संयुक्त संगीत हो गया, उसमें पुरुष भी शामिल रहते हैं, बच्चे भी सम्मिलित रहते हैं, और बजाय लोकगीत फिल्मी गीत ही हुए। अब कंप्लीट पूरी तरह से फिल्मी गीतों पर आधारित वो हो गई। तो वो उधर से, उसके अलावा एक और कुछ अवसर ऐसे हुआ करते थे जहां पे लोकगीत गाए जाते थे, लोक कहानियां सुनी जाती थी, और वो अवसर थे हमारे वर्ष भर में पड़ने वाले आयोजन, हमारे त्योहार, जो विशेष करके महिलाओं के द्वारा मनाए जाते हैं। करवा चौथ है, सकट चौथ है, हरियाली तीज है, कार्तिक मास के त्योहार है जिसमें पूरे कार्तिक मास महिलाएं जाती थी अपना स्नान करने, और वो
गीत गाते हुए जाती थी और गीत गाते हुए स्नान करके आती थी। अब वो शायद कहीं कहीं पे दिखाई देते हैं कुछ, लेकिन अब वो प्रचलन समाप्त हो गया। सकट चौथ पे, करवा चौथ पे इन पे अगर कहीं गीत गाए भी जाते हैं तो वो फिल्मी गीत है। इनमें कहानियां भी कही जाती थी। एक भैया रहती माने बाकी एक दौरानी एक जेठानी ही, वो जेठानी बाकी यहाँ गोबर कूड़ो करवे आती। ये जो लोकगीत है, ये लोक कहानियां हैं, ये लोक कहानियां समाप्त हो गई और उसके अंत में उनकी एक सबके लिए सबकी भलाई का एक भाव भी रहता था कि जैसो बाकू भयो वैसो सबको हो। ये जैसे गणेश जी बाबे टूटे वैसे सब पे टूटी हो। ये टूटना जो शब्द है, ये टूटना ब्रज का शब्द है। जैसे बात दौरानी पे टूटे वैसे सब पे टूटी हो और जैसे बात जेठानी पे टूटे वैसे कोई पे मत टूटी हो। तो टूट लो मतलब ये एक सकट चौथ की कथा है। उसमें आता है कि वो उसके यहाँ कार्य करती थी और वो आपने शायद सुनी होगी, सुनाती होगी कि वो जो स्त्री है वो विद्वेष में आके वही सब कार्य करने को कहती है, अपने पति से कहती है कि मेरी पिटाई करो, और वो उसकी पिटाई करते हैं और उसके बाद में जब गणेश जी आते हैं तो वो फिर उनके यहाँ पे सब गंदगी कर देते हैं। तो फिर उसका जो पति है वो उसको वास्तव में उसकी पिटाई करता है। तो लोग जो महिला वो कहती है कि जैसे गणेश जी बाबे टूटे वैसे सब पे टूटी हो और जैसे बाबे टूटे वैसे कोई पे मत टूटी हो। तो ये जो टूटना शब्द है ये एक प्रेरणा देने वाली चीज है कि आप अच्छे काम करें, आप किसी की नकल नहीं करें, किसी के जैसा जो कर रहा है उसकी कॉपी नहीं करें। वो चीजें हुआ करती थी। तो वो चीज, वो कहानियां चली गई, वो लोकगीत चले गए, वो हमारी संस्कार चले गए, वो हमारी भाषा चली गई, हमारा पहनावा चला गया, हमारे विचार चले गए, हमारे विचार भी चले गए। जो हमारे विचार हैं वो भी अब हम आयातित रूप से उन विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, इम्पोर्टेड हैं, क्योंकि जो हमारी मौलिक जो चिंतन है हमारा, वो मौलिक चिंतन हमारा खो गया। हमारा खान पान भी हमारा धीरे धीरे अब हम पहले हम आगे बढ़े, अब वो पाश्चात्य। हालांकि ये फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा कि देश काल परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है और पड़ना भी चाहिए कि ब्रज से जब संबंध लोगों के बाहर के बढ़े तो बंगाल से भी लोग आए, पंजाब से भी आए, दक्षिण भारत से भी आए, तो उनकी संस्कृति भी उसमें रची बसी हुई, गुजरात से भी आए। तो वो संस्कृति धीरे धीरे उन रूपों में भी आगे बढ़ी और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी थी। लेकिन एक चीज और है भैया जी, एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो क्रम है ये हमें ऐसा लगता है कि आज शुरू हुआ है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे अभी कुछ 10, 15, 20, 25 सालों से, लेकिन हकीकत में ये क्रम शुरू हो गया है आज से लगभग 500 वर्ष पहले से। मुझे याद आ रहा है मुझे उस विद्वान का, उस भक्त का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आज से लगभग 300-400 वर्ष पहले किसी ने एक पद लिखा था और वो पद उस समय लिखा था जबकि मंदिर वृंदावन में और यहाँ पे बनाए जा रहे थे और मंदिरों को बनाए जाने की प्रक्रिया में जो नुकसान हुआ वो नुकसान ये हुआ कि वनों को काटा जाने लगा। तो एक भक्त ने, एक रचनाकार ने लिखा कि अब सांचो ही कलयुग आयो, अब सांचो ही कलयुग आयो, टूटत खुदत लुटत वृंदावन, टूटत खुदत लुटत वृंदावन, रसिकन सोच बढ़ायो। ये सोच, ये उन लोगों की सोच तब से प्रारंभ हो गई थी कि अब ये स्थिति आ गई आने वाली है कि ये वन कट जाएंगे, चाहे वो मंदिरों के लिए सही, लेकिन वन तो कटे, वन कटे और वन के कटने के बाद में फिर जो संस्कृति पनपी वो मंदिरों की संस्कृति पनपी और आज वृंदावन जो है वो मंदिरों के रूप में, मंदिरों की नगरी के रूप में जाना जाता है। लेकिन उसकी एक अपनी पीड़ा है, वो वृंदावन रोता है। वो क्यों रोता है? क्योंकि उसके वृक्ष गायब हो गए, जैसे कि भैया जी ने जिक्र किया कि अब करील के, अब तुलसी के अब वन नहीं मिलते, तुलसी के वन नहीं मिलते। अब वृंदावन को हम वृंदावन कैसे कहें? वृंदावन केवल नाम का वृंदावन है। अब तो वहां पे अट्टालिकाएं हैं, वहां पे मल्टी स्टोरीज है, वहां पे होटल है, वहां पे धर्मशाला, गेस्ट हाउस है। अब वहां वृंदावन नहीं है, अब वहां करील नहीं है। मानो सुहो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम की कारण। अब न कालिंदी के कूल है, न कदम की डाल है, न करील है, न तमाल है, न वो वन है। लेकिन इसके साथ में एक बात और है कि अगर हम इसको आगे थोड़ा सा इस विषय में सोचें कि क्या ऐसे
संसाधन हो सकते हैं, क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं, उसमें वो उपाय हमें चारों तरफ से उनके बारे में सोचना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से भी सोचना पड़ेगा, सामाजिक रूप से भी सोचना पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी सोचना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से भी सोचना पड़ेगा, और इन संस्थानों को भी सोचना पड़ेगा कि उनके लिए क्या किया जाए। और जरूरत है केवल मन बनाने की। और मन, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था अभी रास्ते में, कि मुझे बड़ा अटपटा लगता है जब मैं बैठा हूं और बाहर से, हमारे बाहर के लोगों के लिए मैं नहीं कहता क्योंकि उनकी संस्कृति अंग्रेजी संस्कृति है, लेकिन किसी वृंदावन की महिला को जब मैं अपने बच्चे के सामने कहते हुए देखता हूं कि देखो बेटे वो मंकी आया, क्या तुम उसको बंदर कह के नहीं कह सकते? तुम्हें क्यों शर्म आती है बंदर कहने में? बेटे इसको शेयर कर लो, क्यों शर्म आती है तुम्हें उस बात को? इसको बांट दो। क्या हम 49 नहीं कह सकते? क्या हम 49 नहीं कह सकते? 79 नहीं बच्चे को सिखा सकते? हम 89 नहीं सिखा सकते? वो बच्चा नहीं जानते आज के बच्चे। लेकिन हाँ, मैं इस बात को इसलिए आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने इस चीज को बचा के रखा है। मेरे बच्चे 49 भी जानते हैं, 79 भी जानते हैं, 89 भी जानते हैं, पढ़ते अंग्रेजी माध्यम नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई गर्व इस बात के लिए, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि हमें इस संस्कृति को धीरे धीरे बचाना पड़ेगा। केवल एक चीज मुझे लगती है कि उसमें हमारी संस्कृति जरूर बच रही है, और ये कि हम जब बच्चों के नामकरण करते हैं तो उसमें जरूर हम कोई ऐसा शब्द देखते हैं जो किसी का नहीं हो। भैया कोई ऐसा नाम बता दो, अपने बच्चे का रखना है, वो अंग्रेजी नाम से हम परहेज करते हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और ये वृंदावन की ब्रज की नहीं, पूरे भारत की बात है। लेकिन इस चीज को हम आगे बढ़ाएं, हम ये सोचे कि हम अपनी बात, अपनी मौलिकता, अपने संस्कार, अपनी भाषा, अपनी बोली, उसको अपने सामने लेके आए, उसको आगे बढ़ाएं। और जब तक निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। तो वो हिय को सूल जो हमारा है वो तभी मिट पाएगा जबकि हम अपनी निज भाषा बोलेंगे, अपनी ब्रज की भाषा को हम प्रचार प्रसार करेंगे। एक भैया जी की अगर आज्ञा हो तो एक इस संबंध में कुछ भावना उभरी, मैंने गीत लिखा था, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सुनाना चाहूंगा। आदरणीय किंचन जी समर्पित है। उसमें कुछ इसी इन्हीं स्थितियों का वर्णन। मन का पन घट पथरीला है, मन का पन घट पथरीला है, भाव नीर भी रेतीला है, इंद्रिय तरु कदम से झर गए, बासी फूल तमाम, मुरलिया कहाँ बजेगी शाम, बसुरिया कहाँ बजेगी शाम। मेरी भावना ये रही कि आज अगर कृष्ण होते तो वो मुरलिया कहाँ बजाते अपने। कि मन का पन घट पथरीला है, भाव नीर भी रेतीला है, इंद्रिय तरु कदम से झर गए, बासी फूल तमाम, मुरलिया कहाँ बजेगी शाम, बसुरिया कहाँ बजेगी शाम। आगे देखिएगा कि तन सुकर्म से दूर हो चला, और स्वार्थ से चूर हो चला, गर्व शिराओं में बहता है, सत्य सदा सहमा रहता है, जीवन नदिया में कितने विषधर पाते विश्राम, मुरलिया कहाँ बजेगी शाम, बसुरिया कहाँ बजेगी शाम। आज की स्थिति का वर्णन, कैसा उल्टा काम हो गया, कुरुक्षेत्र ब्रजधाम हो गया, हरियाली गुलनाम हो गई, हरियाली गुलनाम हो गई, और कुंज गली बदनाम हो गई, कुंज गली बदनाम हो गई, वृंदावन में वृंदा नहीं मिलेगी शालिग्राम, मुरलिया कहाँ बजेगी शाम। शालिग्राम पे हम वृंदा कोई तुलसी कोई चढ़ाते हैं, बसुरिया कहाँ बजेगी शाम। और स्थिति आगे की कि घास नहीं अब बिल्कुल भैया, बोलो कहाँ चरेगी गैया, दूध केमिकल का पाओगे, फिर माखन कैसे खाओगे, फिर माखन कैसे खाओगे, छाछ नहीं मिलती, छछिया पर छाछ पर नाचने चाहे, वो स्थिति थी कि छाछ नहीं मिलती
अब ब्रज में टकराते हैं जाम, मुरलिया कहाँ बजेगी शाम, बसुरिया कहाँ बजे। और सूखे पड़े तनी जाके तट, है लापता करील और वट, अब तमाल भी नहीं खिलेंगे, मोर और शुक नहीं मिलेंगे। धन बल और बाहुबल का है सभी और संग्राम, मुरलिया कहाँ बजेगी शाम, बसुरिया कहाँ बजेगी। अंतिम बंद है इसका कि कुछ ऐसा उपाय बतलाओ, भक्तों को अब नहीं सताओ, ब्रज का फिर स्वरूप पावन हो, ब्रज का फिर स्वरूप पावन हो, तुलसी बिरवा हर आंगन हो, तुलसी बिरवा हर आंगन हो, लौटा दो फिर वही पुराना द्वापर का ब्रज धाम, मुरलिया कहाँ बजेगी शाम, बसुरिया कहाँ बजेगी शाम। मन का पन घट पथरीला है, भाव नीर भी रेतीला है, इंद्रिय तर कदम से झड़ गए बासी फूल तमाम, मुरलिया कहाँ बजेगी शाम, बसुरिया कहाँ बजेगी शाम। राधे राधे। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर हरिवंश जी चतुर्वेदी से। चतुर्वेदी जी का जन्म मथुरा में हुआ। इनका मोहल्ला चौबिया पाड़ा कहलाता है। वहां कभी पितृपक्ष में और अंतिम दिन बनता था कोट, बहुत सजाया जाता था। अब हरिवंश जी बताएंगे कि किसी घर में अब साजी नहीं रखी जाती, इतना परिवर्तन आ गया है। ब्रज में विद्वान तो बहुत दिए, उन्हीं में से हरिवंश जी शीर्षस्थ विद्वान है, लेकिन अब आकर यहाँ वो भूल गए हैं या उन्हें भुला दिया गया है। अब वो चर्चा करेंगे कि ब्रज से ब्रज की संस्कृति कितना दूर जा चुकी है, जा रही है या नहीं जा रही है। आपका स्वागत है। आदरणीय भैया जी, श्री चतुर्वेदी जी, मीरा जी, विष्णु जी और यहाँ उपस्थित समस्त महानुभाव ब्रजवासियों, आप सबको मैं नमन करता हूँ। और मैं कुछ समय देकर और ये जानते हुए भी कि इसको 4:45 बजे तक गोष्ठी को समापन करना है, अपने विचार रखना चाहूँ। हाँ जी, 6 बजे तक करना है। तो अभी सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पे तो रात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। अब इसको आप समझ लीजिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब दुनिया एक बाजार है और दुनिया की हर चीज हर जगह मिलेगी। तो कृष्ण भक्ति जो पहले भारतवर्ष में और भारतवर्ष के उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र में एक पॉपुलर भक्ति रही, संप्रदाय रहा, आज दुनिया में एक इंटरनेशनल मूवमेंट की वजह से उसको लोग जानते हैं। हरे कृष्णा हरे राम एक फिल्म ही बनी, उसमें वो गाना था देवानंद की, तो लोगों ने समझा हरे कृष्ण हरे राम में लोग गाते नाचते। लेकिन इससे ज़्यादा एक बड़ा ये मूवमेंट है, और जिस सज्जन ने इसकी स्थापना की वो वृंदावन में भी रहे थे। स्वामी भक्ति वेदांत वृंदावन में रहे, और वो उनके गुरु भाई थे बन महाराज जी, वो वहीं रह गए और वो अमेरिका चले गए। और उसमें चूंकि वो अंग्रेजी जानते थे, विद्वान थे, उन्होंने कृष्ण भक्ति की एक व्याख्या अंग्रेजों के सामने, वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने रखी, बहुत लोकप्रिय हो गई। दुनिया के तमाम देशों में आपको इस्कॉन के टेम्पल मिल जाएंगे। तो ये कृष्ण भक्ति का ग्लोबलाइजेशन का एक नमूना है। और मेरी रुचि समाजशास्त्री विषयों में बहुत रही है। मैं देखता हूं कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवी देवताओं में कृष्ण भगवान बहुत ऊपर हैं। लोकप्रिय देवताओं में भगवान में माने जाते, ईश्वर माने जाते हैं, भगवान के अवतार के रूप में माने जाते हैं। और
हिंदुस्तान के कोई ऐसा कोना नहीं है मथुरा से लेकर और वहां केरल में, मैं सोचता हूं केरल में क्या कहां से भगवान जी पहुंच गए, तो केरल में भी वहां त्रिशूर में कृष्ण भगवान का मंदिर है, कर्नाटक में उदुपी में मंदिर है। तो जगह जगह पर कृष्ण भगवान के मंदिर दिखाई देते। कृष्ण भक्ति का वैभव काल था मध्ययुग, और मध्ययुग में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने इसको पुष्पित पल्लवित किया, अपने विचारों से इसको पोषित किया। और वल्लभाचार्य जी ने जिस वैष्णव मत की स्थापना की, आज उसको करोड़ों लोग मानते हैं। हम लोग भी मथुरा के चतुर्वेदी अग्रवाल लोग वैष्णव मत को मानते हैं, और वल्लभाचार्य जी के बहुत सारे फॉलोअर्स अफ्रीका में, यूरोप में, गुजरात में, सब जगह पूरे भारतवर्ष में लोग उनको मानते हैं। और उसमें ज़्यादा मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैंने वैष्णवों की 84 वैष्णवन की वार्ता ना पढ़ी, पर भटिया जी जैसे विद्वानों से और मेरे पिताजी या मेरे ससुर जी सब ब्रज के लोग हैं, तो उनसे सुन के ये जानने को मौका मिलो कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जो भक्ति की कल्पना की, उसमें परिवार में रहते हुए भगवान की आराधना संभव है, ये उन्होंने कहा। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान की आराधना संभव है, और कृष्ण को एक उन्होंने जो रूप दिया वो लोक लुभावन अति लोकप्रिय रूप है भगवान का, और उसमें इतने रंग हैं भक्ति के, संगीत के, कला के आदमी जो भी देखना चाहे वो देख सकता है। अब कथक में अगर आप देखिए तो ज्यादातर कृष्ण भगवान की लीलाएं दिखाई जाती हैं। भरतनाट्यम ओडिसी में दी जाइए तो वहां भी कृष्ण भगवान की लीलाएं दिखाई जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि कृष्ण भक्ति मध्यकाल से बहुत पॉपुलर रही। अब ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और ग्लोबलाइजेशन के दौर के कुछ खतरे होते हैं। ग्लोबलाइजेशन की बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं और कुछ खतरे भी हैं। अच्छाइयां ये हैं कि किसी भी अच्छी चीज की डिमांड पूरी दुनिया में हो सकती है। अगर गीता अच्छी किताब है, अगर आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो दुनिया के लोग पढ़ेंगे और गीता को लाखों उसकी प्रतियां बिकेंगी। अभी सूर सागर के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर पुस्तकालयों में ढूंढा जाए सूर सागर किताब नहीं मिलेगी सूर के जिसमें पद दिए हुए हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर में यह संभव हुआ कि इन्फोसिस के मालिक श्री नारायण मूर्ति जी का लड़का है रोहन नारायण मूर्ति, उसने एक बीड़ा उठाया कि मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा जिसमें दुनिया की सारी अच्छी किताबें छापी जाएंगी। एक कंपनी बनाई, उसने 300 करोड़ रुपया डाला, और फिर एक विद्वान को अमेरिका में उसने पकड़ा भारतीय संस्कृति पर, एक प्रोफेसर पॉलक के नाम से, और उनसे कहा कि भाई दुनिया के आप जो क्लासिक ग्रंथ हैं उनको ढूंढो और उसको ट्रांसलेट करो अंग्रेजी में और उसको छापो। 5 किताबें भारत के बारे में छापी गई, जिसमें अकबरनामा भी थी, और एक थेरा गाथा है जो 400-500 साल पहले किसी बुद्धिस्ट महिला की कविताएं हैं, और सूर सागर की। और वो सूर सागर मैंने अपनी लाइब्रेरी में मंगाया, तो वो सूर सागर में बाईं तरफ वो हिंदी में है, दाईं तरफ वो अंग्रेजी में। तो अब वो किताब दुनिया में बिकेगी, दुनिया में जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी ने संभव बनाया कि आज जो हम यहां वार्ता कर रहे हैं इसको सारी दुनिया में इसी समय दिखाया जा सकता है। ये रेडियो स्टेशन के लोग जानते हैं कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कहीं कुछ भी हो रहा है, वृंदावन में रासलीला हो रही है तो टेलीविजन चैनल तो दिखाई रहे। ग्लोबल जी के मालिक ने अपने चैनल को ग्लोबलाइज कर दिया। हिंदुस्तान के लोग जहां कहीं भी अफ्रीका यूरोप में रहते हैं, ये सब जगह चैनल जी, मैं अफ्रीका में गया तो वहां भी जी चैनल दिखाई देता है। कल मुझे बताया कि साहब वो यहाँ के लोकप्रिय धारावाहिकों को अरबी भाषा में डब करके दुबई में चला रहे, और तुर्की के और पाकिस्तान के सीरियल जो उनकी भाषा में है उनको हिंदी में डब करके यहाँ चला रहे हैं। ये जी न्यूज का जिंदगी एक चैनल है, और ऐसे बहुत से। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक खतरा होगा कि जो बड़ी है चीज है वो बड़ी होती जाएगी, और जो छोटी है कमजोर है वो उतनी ही कमजोर और छोटी होती जाएगी। और प्रोफेसर गणेश देवी है बड़ौदा में, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की 2000 भाषाएं हैं थी, उनमें से 400-500 भाषाएं पिछले 300-400 साल में नष्ट हो गई, लुप्त हो गई। तो विषय जो आपने रखा होना चाहिए कि क्या ब्रज संस्कृति के विलुप्त होने का खतरा है, विषय यह है। और संस्कृति 1000 साल में बनती है। कहा जाता है कि सौरसेन गणराज्य का केंद्र था मथुरा, राजधानी थी। मथुरा म्यूजियम में जाइए तो आपको भगवान बुद्ध और
तीर्थंकर महावीर की मूर्तियां मिलेंगी। और ये कहा जाता है कि भगवान बुद्ध भी मथुरा में पधारे थे और सड़क स्ट्रीट डॉग्स ने उनको इतना परेशान किया कि उससे वो उनको बहुत दुख हुआ कि वहां के जो कुत्ते हैं गलियों के वो परेशान करते। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में हिंदी बड़ी होती चलेगी, जो बाजार की भाषा होगी। पहले अंग्रेजी ने साम्राज्य दिखाया, डोमिनेट किया, लेकिन 40-50 साल में हिंदी को जानने वाले बढ़ते चले गए और हिंदी को बढ़ाने का काम बॉलीवुड ने किया कि साउथ के लोग भी, रूस के लोग भी, यूरोप के लोग भी लोग हिंदी को जान गए बॉलीवुड फिल्में देखकर। तो हिंदी अब आपको हिंदुस्तान में हर जगह उसको समझने वाले लोग मिलेंगे। हिंदी भारत की एक अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच में आदान प्रदान की, सुनने समझने की भाषा है। तो हिंदी भारत के बाजार को यूनाइट करती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अंग्रेजी यूनाइट करती है। तो ऐसी स्थितियों में छोटी भाषाओं का, संस्कृतियों का क्या होगा? तो हम ये देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की एक परिभाषा की जा रही है, और लेकिन उसमें बुंदेली संस्कृति कहाँ है, और उसमें ब्रज संस्कृति कहाँ है, अवधी कहाँ है, उसमें मैथिली कहाँ है? ये सारी क्षेत्रीय संस्कृतियां धीरे 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 विलुप्त हो। तो ब्रज संस्कृति के लिए खतरा नहीं है, मैथिली के लिए भी है। विद्यापति बहुत बड़े कवि हुए हैं, अवधी के लिए भी है, भोजपुरी के लिए भी है, बुंदेलखंडी के लिए भी है। ये सारी क्षेत्रीय संस्कृतियां, ये एक सांस्कृतिक प्रक्रिया हो रही है जिसमें कि लोग, जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी बड़ी चीजों को दिखा। अब हॉलीवुड की फिल्में भारत में लोग काफी देखते हैं, बॉलीवुड की देखते हैं, हॉलीवुड की देखते हैं। ब्रजभाषा पर कितनी फिल्में बनी होंगी मुझे मालूम नहीं। ब्रजभूमि एक फिल्म बनी और बुंदेला, राजा बुंदेला ने बनाई थी। उस फिल्म को 4-6 शहरों में देखा गया। तो मैं कंक्लूड करते हुए कहना चाहता हूं कि ये जो दौर है इसमें ये खतरा है कि संस्कृति के जो विभिन्न रूप हैं, जो रूप बताए मोहन स्वरूप जी ने, चतुर्वेदी जी ने, कि संस्कृति के रूप है, एक धर्म है, लोकगीत है, लोक नाट्य है, इसके अलावा आचार विचार, त्योहार हैं, मेले ठेले हैं। ये 1000 रूप है संस्कृति के। उन 1000 रूप, जैसे सांझी का उल्लेख इन्होंने किया, नौटंकी यहाँ की बहुत बड़ी पावरफुल एक माध्यम रहा, पूरे उत्तर भारत में देखी जाती थी। आज कहाँ है? आज मोहन स्वरूप भाटिया जी और जो और महिला कलाकार रही हैं, उनके जाने के बाद में नौटंकी को सिर्फ किताबों में लोग पढ़ेंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पुस्तक गृह में मैंने देखा, गिरिराज जो कलाकार थे उन पर किताब लिखी है। अमृतलाल नागर जी के लड़के ने किताब लिखी, शरद नागर जी ने किताब लिखी। वो नौटंकी भी खत्म हो जाएगी। वो जो हाथरस और मथुरा में बहुत सारी जो गायन शैलियां होती थी वो सारी खत्म हो जाएंगी और हम ये सोचेंगे फिर बचेगा क्या? तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जितना जल्दी से विलुप्त हो रहा है उतनी जल्दी से ये सब कुछ रिवाइव भी किया जा सकता है। उसके तौर तरीके ग्लोबलाइजेशन ने दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको दुनिया से, और आप कहते हैं साहब लोग नहीं मिल रहे, पैसा नहीं मिल रहा, हमको एक फिल्म बनानी है, इसको कहते हैं क्राउड सोर्सिंग। एक तरीका है कि आपको एक आदमी से 10 करोड़ नहीं मिलेंगे, या 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है ब्रजकला केंद्र का, नहीं मिलेगा। 100 करोड़ कौन दे देगा? लोग चला रहे हैं, दिल्ली में 10-15 लोग विष्णु जी के नेतृत्व में इसको चला रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई काम, बड़ा काम 100 करोड़ रुपए में करना है, कोई बहुत बड़ा म्यूजियम बनाना है या थीम पार्क बनाना है। यमुना एक्सप्रेस वे के लोगों ने मुझे बताया कि वृंदावन के बगल में 50 एकड़ में कृष्ण पर थीम पार्क बनाने की योजना है। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा जी ने घोषणा कल करी है, कल डॉक्टर महेश शर्मा जी गोवर्धन में थे, कि हर 5 किलोमीटर पर गेस्ट हाउस और विश्रामालय बनाया जाएगा। मैं इस बात को कुछ उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि हमारी जो पहुंच है, क्योंकि ब्रज जो है 5-6 जिलों में भाषा बोली जाती है, आबादी हमारी कम है, वोट कम है, राजनीतिक नेतृत्व ब्रज के लोग ऐसे कोई नहीं थे जो लखनऊ में या दिल्ली में किसी बड़े पद पर पदासीन होते, वो सब नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति में हेमा मालिनी जी सांसद हैं हमारी, उनको बहुत कृष्ण से भक्ति है, ब्रज से भक्ति है। अब देखते हैं वो क्या करती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी घोषणाएं मायावती जी से लेकर, मुलायम सिंह जी से लेकर, और अब जो इस समय सरकार में लोग हैं वो कर रहे हैं कि हम काया पलट कर देंगे, बिजली नहीं जाएगी, ये नहीं होगा, ब्रज में हम सर्किट बना देंगे। और ये सारी घोषणाएं पिछले 10 सालों में, 15 सालों में जो हुई, उनके अंजाम क्या हुआ वो आप सभी लोग जानते हैं। क्योंकि
राजनीति, हमारी राजनीति का एक बहुत बड़ा दोष है कि वो जितना प्रॉमिस करती है उस कम से कम डिलीवर करती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज टेक्नोलॉजी में ये पावर है, जिन्हें उदाहरण दिया मैंने, क्राउड सोर्सिंग। क्राउड सोर्सिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोर्टल बना के आप दुनिया में सोशल मीडिया को यूज करेंगे और सोशल मीडिया को यूज करके आप ऐसे लोगों को पता करेंगे जो ब्रज भाषा, संस्कृति, कृष्ण भक्ति में विश्वास करते हों, और फिर उनको एक प्रोग्राम देंगे, हम ये करना चाहते हैं, अगर आप इसमें बिलीव करते हैं तो आप कुछ अंशदान दीजिए। वो पैसा भी कहीं से भी आदमी भेज सकता है, उसके लिए कोई झंझट की बात नहीं है। और फिर क्राउड सोर्सिंग से 10 करोड़ 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करना असंभव नहीं है। कोई फिल्म बनाना, कोई थीम पार्क बनाना, कोई म्यूजियम बनाना, कोई नाट्यगृह बनाना, ये मुश्किल काम नहीं है। दूसरे जो भी आप करते हैं उसको आप अगले 100 साल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। उसका एक प्रोजेक्ट हो सकता है, करे कौन? सवाल ये, सरकार करेगी नहीं, हमारी संस्थाएं उतनी मजबूत नहीं है, करेगा कौन? लेकिन फिर भी मैं आशावान हूं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि रेडियो ना होता तो ब्रजमाधुरी नहीं होती, ब्रजमाधुरी नहीं होती तो ब्रज संस्कृति उससे पहले भी विलुप्त हो सकती थी। तो ब्रजमाधुरी 50-60 साल हो गया, कितने साल हो गए? हाँ, 56-57 साल चित्रा। तो 56 साल से अनवरत रूप से ब्रजभाषा का 1 घंटे का कार्यक्रम चला आ रहा है। मथुरा आकाशवाणी नहीं होती तो हमारे लोकगीत 50 साल पहले नष्ट हो जाते। अभी भी वहां के आर्काइव में बहुत सारी रचनाएं सुरक्षित हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सब कुछ नष्ट नहीं हुआ, बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन आज ऐसे तरीके हैं कि जो नष्ट हो गया, जैसे कंप्यूटर में अगर वो क्रैश है तो डाटा आपको लॉस हो गया, लेकिन उसके तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके हैं कि जो कुछ क्रैश हो गया सब कुछ आप रिवाइव कर सकते हैं। मैं कंक्लूड करना चाहता हूं ये कह के कि आज के जमाने में संसाधनों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है और सब कुछ संभव है। इरादे बुलंद होने चाहिए। 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए तो वृंदावन की हालत देखकर बड़े दुखी हुए, क्योंकि वृंदावन बड़ा नष्ट भ्रष्ट हो चुका था, खंडर हो चुका था वृंदावन। और उस समय उन्होंने बीड़ा उठाया कि वृंदावन को फिर से बनाएंगे, और अपने साथ 2 शिष्यों को बुलाए। उनको उन्होंने कहा यू स्टे हियर, एंड ही वेंट टू एम्परर अकबर। अकबर बादशाह के पास जाके उन्होंने बादशाह को बताया कि भाई वृंदावन हमारा हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र है, इसको हम रिवाइव करना चाहते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट हमको चाहिए। ऐसा इतिहास में लिखा है, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं। जो सती, कौन सा घाट है वहां पर, वृंदावन का जो घाट इस समय जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे और यूनेस्को ने जिसको केसी घाट, जहां तक मेरी जानकारी है कि वो उसी टाइम का बना था, जिसको अब यूनेस्को ने या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपना एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी बनाया है। लेकिन हालत क्या है कि ब्रज के लोग ये समझते हैं कि दुनिया के लोग पागल हैं कृष्ण के लिए, क्योंकि 10-20 लाख लोग साल में आते ही हैं, करोड़ लोग आते होंगे, 10-20 लाख लोग तो एक जन्माष्टमी पे आ जाते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, जगह छोटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ नहीं हो रही, ठहरने के लिए अच्छे गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं नहीं बन रही, होटलें जो बन रही हैं वो कॉमर्शियल, उसमें जो पैसा देगा वही रह सकता है। सबसे बड़ा इशू है कि हम लोगों की निष्ठा सफाई में और स्वच्छता में नहीं। कोई भी तीर्थ स्थान हिंदुओं का हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो, अगर वो स्वच्छ नहीं है तो जो लोग आएंगे वो श्रद्धा लेके जाएंगे, जब लौटेंगे तब निराश होके जाएंगे। गोवर्धन की परिक्रमा मुड़िया पुनों की होती है, बचपन में एक बार गया था सिर्फ, और मैंने देखा, और आज भी लोग बताते हैं कि 10-20 लाख लोग आते हैं मुड़िया पुनों पर, ट्रेन के ऊपर भी आते हैं, टीवी पर दिखाया जाता है, लेकिन उन 20 लाख लोगों से के पीने के पानी की और शौच जाने की व्यवस्था वहां पर नहीं। और जब वो मुड़िया पुनों का फेस्टिवल जब खत्म होता है तो उसके बाद में गोवर्धन की क्या हालत होती है ये वहां के लोग बता सकते हैं। तो इसकी व्यवस्था कौन करेगा? ये सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। कोई ब्रज अकादमी के नाम से संस्था इस समय उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में नहीं है। राजस्थान में बोर्ड लगा हुआ है, ब्रज अकादमी है, उत्तर प्रदेश में बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग इन नेताओं को, जिस पार्टी की भी सरकार हो, आज किसी की है, कल किसी होगी, हमें इन पर प्रेशर डालना पड़ेगा कि ब्रज अकादमी क्यों नहीं है। ब्रज अकादमी बनानी पड़ेगी और ब्रज अकादमी को आपको संसाधन देने पड़ेंगे।
लेकिन जो हमारी संस्थाएं चली आ रही है, वृंदावन शोध संस्थान का क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। एक प्रोफेसर अपने पैसे से वृंदावन शोध संस्थान आज से 50 साल पहले स्थापित किया, और उस संस्थान में 500 साल पुराने दस्तावेज संरक्षित हैं, उससे पुराने भी। डॉक्टर रामदास गुप्ता उनका नाम था, मैं कभी नहीं मिला उनसे, लेकिन वो संस्था अगर आज चल रही है, चतुर्वेदी जी उसमें काम करें, बड़े गौरव की बात है। मैं कंक्लूड करके यही कहना चाहता हूं कि निराश होने की बात नहीं है। बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन हर चीज जो नष्ट हो गई है वो फिर पुनर्जन्म लेती है। अगर उसमें कोई ओजस्विता है, उसमें अगर कोई सत्य है, उसमें अगर शक्ति है, वो चीज फिर रिवाइव होगी, खड़ी होगी, और न केवल ब्रज में खड़ी होगी, वो सारी दुनिया में खड़ी हो सकती है। इसमें आप सभी लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट अगर आप लेंगे तो उसमें मैं भी आपको पूरा सहयोग करूंगा। किसी एक चीज को जो आप लेंगे तो वो ऐसा नहीं है, उसमें 10-5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं किए जा सकते हैं, और जो चीज सबसे ज्यादा जिसको खतरा हो उसको बचाया नहीं जा सकता। जैसे आकाशवाणी और टेलीविजन में सारी चीजें सुरक्षित रहती हैं, अभी आकाशवाणी पुराने 50 साल 60 साल पुराने रिकॉर्डिंग्स को वो बेच रही है कि आप ले सकते हो, सुन सकते हो 50 साल पुराने क्लासिकल के। तो वैसे ही आप तय कर लें कि किस चीज को अगले 3 साल में आपको बचाना है, उस चीजों को आर्काइव बनाया जा सकता है कंप्यूटर पर, और वो कंप्यूटर पर कभी भी खत्म नहीं हुआ। क्लाउड कंप्यूटिंग एक चीज है कि आपके कंप्यूटर के अलावा वो उसको आप 10 जगह सुरक्षित रख सकते हैं, और क्लाउड कंप्यूटिंग पर भी ले जा सकते हैं। तो जितनी भी लीलाएं हैं, जितने भी लोकगीत हैं, जितने भी नाटक हैं, जितनी भी किताबें हैं, इनके यहाँ मान लीजिए 50,000 किताबें हैं, और वो सब जर्जर हो रही हैं। आज संभव है उनको सबको स्कैन करके आप 1000 साल के लिए उनको सुरक्षित। धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है जी, आज के समय में ये पुरातन संस्कृति इरेलेवेंट नहीं होती जाती, क्या किसी चीज के लुप्त होने के कारण ये होता है कि उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। अब नई चीज आ रही है तो क्या नई संस्कृति में पुरानी संस्कृति का कहाँ समावेश है? देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ तो लोग म्यूजियम में देखने नहीं जाते। मथुरा में अगर कोई घूमने आएगा उसका जन्मभूमि घूमिया भैया, द्वारकाधीश या बाके बिहारी, को ना जाने मथुरा म्यूजियम का है। वो जापान से आता है बुद्धिस्ट, वो मथुरा म्यूजियम जाता है, वो बोध गया जाता है, वो सारनाथ जाता है, वो जापान से चल के लाखों रुपए खर्च करके क्यों आता है? मैं कहना चाहता हूं कि हर नई चीज पुरानी चीज से पैदा होती है, हर नई चीज पुरानी चीज से पैदा होती है। आज के 100 साल बाद हम में से शायद कोई लोग नहीं रहे, हो सकता है कि कोई और ऐसी दवाई आ जाए कि लोग 150-200 साल जिंदा रहे, वो बात अलग है, कल्पना है। 100 साल बाद तो हम नहीं रहेंगे फिजिकल रूप से, लेकिन अगर हमने कोई आइडिया दिया, कोई विचार दिया और अपने परिवार को हमने संरक्षित किया तो हमारा फोटो तो रहेगा, हमारा नाम तो रहेगा। वैसे ही कोई भी संस्कृति होती है, आधुनिक संस्कृति, वो परवर्ती संस्कृति से ही जन्म लेती है। आज हम जो भी खा रहे हैं, पहन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भले ही विशुद्ध ब्रजभाषा नहीं, लेकिन ब्रजभाषा का उसमें असर जरूर है। मैं श नहीं बोल पाता हूं, और ज्यादातर मथुरा ब्रज के लोग श नहीं बोल पाते हैं, स, क्योंकि ब्रजभाषा में श है ही नहीं। हमने जब भाषा सीखी तो उसमें श नहीं था। तो आज तक 50 साल हो गए, हम कहीं भी जाते हैं लोग समझ जाते हैं, वो कहते हैं साहब आप कहीं मथुरा के रहने वाले हैं। इसलिए कोई संस्कृति खत्म नहीं होती, और हर सभ्यता और संस्कृति जो शक्तिशाली है वो अपनी पुरातन चीजों को संभाल के रखती है। जो म्यूजियम होते हैं, आप पेरिस में लावरो म्यूजियम है, या अमेरिका में जाइए, कहीं भी जाइए, वहां आपको अमेरिका की हिस्ट्री 500 साल की, फ्रांस की होगी 700 साल की। आप दुबई की जाइए, दुबई क्या है? दुबई तो मथुरा वाले वहां भी कीर्तन करते हैं, चतुर्वेदी वहां हैं 1000 लोग, तो वो भी जो है सारे त्योहार, अभी आज राधाष्टमी कल हुई है तो वहां गा बजा रहे होंगे वो लोग, तो बड़ी संस्कृति वहां पहुंच गई। अब आप दुबई में जाके देखें तो दुबई ने एक म्यूजियम बनाया है, आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिए। उस म्यूजियम में आपको क्या दिखाई देगा कि दुबई तो बहुत चमकदार चीज है, म्यूजियम में जाके देखिए तो दुबई एक गांव जैसा है। वहां दिखाया लोहार कैसे थे, स्कूल कैसा था, मदरसा कैसा था, खेत कैसे थे, घर कैसे थे। तो आज भारत के, बिहार के किसी
पिछड़े गांव का जो दृश्य आप देखते होंगे, वो दृश्य दुबई का 60-70 साल पुराना दुबई के म्यूजियम में आपको दिखाई देगा। अब आप पूछिए उसको वो क्यों दिखा रहे हैं। दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात एक समृद्ध राष्ट्र है, वो अपनी गरीबी क्यों दिखा रहा है? ये सोचने प्रश्न है, वो अपनी गरीबी क्यों दिखा रहा है? वो उनकी असलियत है, वो उनकी असलियत है। तो आदमी जिंदा है आज हमारे डीएनए में, वो वही डीएनए है जो आज से 10,000 साल पहले हमारे पुरखों का डीएनए था। इंडियंस का डीएनए या चाइनीज का डीएनए, जी जो भी है, आर्य द्रविड़ अलग अलग सभ्यताएं, जो डीएनए है वो चलता है। तो संस्कृति एक अविरल प्रवाह है। कभी वो पानी का प्रवाह रुक जाता है तो वो थोड़ी सी सड़ने लगती है, बदबू मारने लगती है। जैसे केसी घाट पर परिक्रमा लोग दे रहे हैं, भावना है उनको कृष्ण की, लेकिन वो बदबू और दुर्गंध उनको परेशान करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई पुरानी संस्कृति समाप्त नहीं होगी। इतिहास सबके लिए जरूरी है और हेरिटेज को हर एक प्रोटेक्ट करना चाहता है। और जो जितने भी विकसित देश हैं वहाँ हेरिटेज को ऐसे संभाल के रखा जाता है जैसे कि हम बाल गोपाल कन्हैया की मूर्ति को घर में संभाल के रखते हैं। आप इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, फ्रांस में जाइए, हर इमारत पर लिखा हुआ है कि इस सन में ये साहित्यकार यहाँ रहता था। तो संभाल के रखते हैं क्योंकि वो विकसित हो गए। पैसा है, हमारे पास साधनों की कमी है, ज्ञान की कमी है, शिक्षा की कमी है, अभी हम उतने विकसित नहीं हुए। जब विकसित हो जाएंगे तो ये सारी चीजें क्रिएट हो जाएंगी। उसको क्रिएट होने में 10 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये संभव बनाती है। आज से पहले विष्णु जी चिट्ठी डालते थे, कुरियर से नहीं पहुंचती थी। ग्रेटर नोएडा में आया 2004 में, अब वो ईमेल से भेजते हैं। वो कहते हैं साहब वो आपको कार्ड मिलो कि ना है। मैंने साहब कार्ड तो ना मिलो, ईमेल मिल गो वर्चुअल। अरे आपको कार्ड छापने की जरूरत ही नहीं है मालिक, आप ईमेल सबसे ईमेल लो, जाकर ईमेल ना हो उसको बनाओ ईमेल। तो ईमेल से दुनिया का सारा काम, हमारे कई दुनिया में एक कंपनी के लोग 10-100 कंट्रीज में काम करते हैं और सिर्फ ईमेल से और वीडियो टेक्नोलॉजी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारे काम करते हैं। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि ब्रज की संस्कृति भले ही धरातल में पहुंच रही है, लेकिन धरातल से फिर हो सकता है ये फिर आगे इसका उत्थान हो और ये आगे बढ़े और कोई चीज दुनिया में वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। कोई भाषा, जैसे हिब्रू भाषा है, अब संस्कृत है, संस्कृत हम में से कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, लेकिन हार्वर्ड के लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। अरे साहब ये क्या बात हुई? वो क्यों पढ़ रहे हैं? गुरचरण दास जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सीईओ थे, उनको महाभारत पर किताब लिखनी थी अंग्रेजी में, संस्कृत आती नहीं थी, किताब लिखनी थी, वहां जाके बैठ गए हार्वर्ड की लाइब्रेरी में। हार्वर्ड की लाइब्रेरी में संस्कृत पर इतनी किताबें मिलेंगी जितनी आगरा यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगी। तो हार्वर्ड वाला, जर्मनी वाला, फ्रांस वाला संस्कृत को, ब्रज को, प्रोफेसर साजनोवा रूस में सूर पर शोध करती रही। मथुरा में पूछिए लोगों से तो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे सूर बाबा कौन थे, अष्टछाप के कवि कौन थे। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं और कहना चाहता हूं, सूर का पद है जो कि बहुत प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने गाया। मेरे पिताजी पिछले 1-1.5 साल से बहुत अस्वस्थ चल रहे हैं और वो डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन जब उनको सुबह मैं ब्लूटूथ पर वो चला के सुना देता हूं, वीडियो पर वो जसराज जी गाते हुए, और वो पद है, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं जसोदा। इस तरह से आगे है कि जहां नंद जसोदा नहीं, ब्रज नहीं, यमुना नहीं, ये नहीं, वो नहीं, उस वैकुंठ में जाके मैं क्या करूंगा। सो माई फादर इज हैप्पीएस्ट पर्सन whenever he listens this पद ऑफ सूरदास या परमानंद दास, अष्टछाप के किसी कवि का है। तो ब्रज संस्कृति में शक्ति है, ताकत है, ऊर्जा है, क्योंकि उसके 2 तत्व हैं मेन, रस और प्रेम। चंद्रोदय मंदिर जो निर्माण अभी शुरू हुआ है, तो उसका भी तो अभी तुलनात्मक आ रहा है ना निकल की, जो विश्व की ऊंची इमारतें या धार्मिक स्थल है, तो ये एक पहचान वाली बात है ना। देखिए चंद्रोदय मंदिर का मैंने जो शिल्प देखा, डिजाइन देखी, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मथुरा का कोई मंदिर वैसा नहीं है। मथुरा के मंदिरों का कोई स्थापत्य है, गोविंद देव जी का मंदिर है और जयपुर जो भी मंदिर है हमारे, उनका एक स्थापत्य है, अलग शिल्प है। आप उससे अलग एक, जैसे कि अल बुर्ज होटल है बनाया दुबई में,
वो उसकी नकल कर रहे हो। दुनिया का सबसे बड़ा, हम कहते हैं दुनिया, कृष्ण जो है, कृष्ण तो हमारे बीच में घूमते हैं। कन्हैया को लोग ऐसे फील करते हैं कि जैसे वो द्वारकाधीश मंदिर में लोग बात कर रहे हैं, तू सुनना रहो, गालियां बकते हैं कृष्ण को, तेने मेरा सब चौपट कर दियो, ऐसे बात करते हैं। फेस टू फेस कृष्ण से बात करते हैं। हमको 1000 फीट ऊंचा कृष्ण मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन बना रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जिसको बनाना है वो बनाए। लेकिन ये बात जो कही गई, कंक्रीट का जंगल बन गया ब्रज, तो ब्रज की आभा समाप्त हो गई और लोग जो है उनकी कल्पना का ब्रज और जो रियल ब्रज है उसमें एक विरोधाभास है। और वो जब वो लौटता है तो गाली देते हो, वो गाली देते हैं कि क्या व्यवस्था है, कपड़े फट जाते हैं बांके बिहारी मंदिर में, किसी दिन भीड़ भाड़ होती है। अगर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, हिंदुस्तान के हर बड़े मंदिर में दुर्घटनाएं हुई हैं और उसमें सैकड़ों लोग मरे हैं। हम लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां हो चुका है, बरसाने में दुर्घटना हो चुकी है। हम लोगों की कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है, कोई क्यू सिस्टम नहीं है, सब धस पड़ो साहब एकदम से। अरे भाई ये कोई सिस्टम है? अगर 1 लाख आदमी बांके बिहारी मंदिर को देखने आ जाए तो बलवा हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। उसके लिए सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम ये होना चाहिए, टाइमिंग होनी चाहिए, बुकिंग होनी चाहिए, ऑनलाइन बुकिंग होती है, 10 रुपए की बुकिंग, 100 रुपए की बुकिंग, कैटेगरी होनी चाहिए, क्यू सिस्टम होना चाहिए, टोकन होना चाहिए, ये संभव है। जामा मस्जिद में 1 लाख लोग नमाज पढ़ते हैं, वहां तो कोई जो स्टैम्पीड नहीं होती, लेकिन स्टैम्पीड हिंदुओं के मंदिरों में ही होती है और हर साल होती है, दशहरा पर, दिवाली पर, काउंट कर लो। तो ये सारी चीजें इसलिए हैं कि हम लोगों में चेतना का अभाव है और अनुशासन की कमी है, और हम ये समझते हैं कि मंदिर हमारी जागीर है और जहां में कोई कचरा कर सके सरकार नहीं कर सके। अरे जहां वैष्णो देवी मंदिर को JNK सरकार मैनेज करती है, वहां जाते हैं आप लोग, कहीं कोई दुर्व्यवस्था आपको दिखाई देती है? तिरुपति को सरकार मैनेज करती है, केरल में सरकार मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, लेकिन मथुरा वृंदावन में और यूपी में कोई कहे कि साहब मंदिरन पे, अब वो ठीक है, सरकार भी इतनी निकम्मी है कि सरकार पे चली गई तो और चौपट हो जाएगा, लेकिन कम्युनिटी का कंट्रोल होना चाहिए। कम्युनिटी का कंट्रोल का मतलब ब्रज के समाज का कंट्रोल होना चाहिए, किसी परिवार विशेष का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और बढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और बढ़ेंगे। जाने आपको जाने उन्होंने पंडित पुजारी होंगे, वो मंदिर को ले जाता है, बाजार तक बड़ा कर सकते हैं, पैसे भी है, सब कुछ है, पर वो लोग करने नहीं देते ना। व्हाट टू डू? मैं बताऊं आपको, क्या करना चाहिए? मैं बताऊं आपको, नाथ जी तो गए होंगे आप, आप द्वारा गए हैं, नहीं वो हो रहा है ना प्रोजेक्ट, कोई एक प्रोजेक्ट है तो उसका जो पास सरकार के पास में कानून है, भारत सरकार का कानून है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, पब्लिक पर्पज के लिए, पब्लिक पर्पज सिद्ध करना पड़ेगा सरकार को। पब्लिक पर्पज के लिए लैंड सरकार अगर एक्वायर करती है कोई रोक नहीं सकता है, कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अगर 10 लाख लोग बांके बिहारी मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, उसकी नीड है, और उन लोगों के आने से वृंदावन की संपन्नता बढ़ रही है, तो उस सकरी गली को चौड़ा क्यों नहीं कर सकते हो? दुकानों को वहां से हटा के कहीं और मंदिर बाजार तक जाएगा, हाँ? उनको कंपनसेशन दिया जाए और मंदिर में जब इतनी मांग है, सभी करना चाहिए। ये आइडिया कोई ना कोई देगा, और ये आइडिया कभी ना कभी बलवती होगा जब एक स्टाम्पीड होगी ना वहां पर। अभी स्टाम्पीड जब होगी तब लोगों को समझ आएगा कि क्या। मुरारी लाल जी कुछ कहना चाहते हैं। स्टाम्पेड से पहले ही पहले पढ़ा लिखा आदमी मंदिर है, वहाँ पर ऐसा आदरणीय हरबंश जी ने जो काफ़ी सारी बातें कही, उनके ऊपर कुछ रिएक्शन मेरा है। सबसे पहली बात तो ये है, जो मेरी फीलिंग है वो आज की स्थिति ये है कि ब्रज जो है ब्रजवासियों द्वारा ही एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ब्रज जो है इस समय बहुत बड़े उद्योग और बहुत बड़ा व्यापार केंद्र बन गया है। हर एक मंदिर व्यापार का केंद्र है और हर एक मंदिर एक अपने आप में एक उद्योग हो गया है। और जब ये मंदिर को जब आप उद्योग की तरह से चलेंगे तो उसमें ब्रज की संस्कृति जो है लुप्त होती जाएगी, ब्रज की संस्कृति का आप संरक्षण नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं सूक्ष्म में ये बात खाली पॉइंट ही बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात जो है, जैसे कि अभी फिलहाल चंद्रोदय मंदिर की बात आई, मुझे समझ में नहीं आता कि चंद्रोदय मंदिर क्यों, चंद्रोदय मंदिर की स्थापना जो लोग कर रहे हैं वो
गौड़िया संप्रदाय के लोग हैं जो हरे कृष्णा वाले हैं, उनमें जो अलग अलग लोग हो गए, और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब आज से 500 साल पहले जब वृंदावन में आए थे, उन्होंने वृंदावन की स्थापना की थी, ये उन्हीं का ही अनुयायी हैं। अब आप जब मदन मोहन जी के मंदिर के आगे से निकलिए, और मदन मोहन जी का मंदिर ऊपर है, वृंदावन का क्या सारे ब्रज का वो सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, जो का निर्माण 500 वर्ष पहले हुआ था। आज आप उसकी स्थिति देखिए, उस मंदिर का जो लाल पत्थर है वो काला हो गया है। क्या वही लोग जिनके की पूर्वज या जिनके वो वंशज अपने आप को मान रहे हैं, या जिनके वो अनुयायी हैं, वो चंद्रोदय मंदिर बना रहे हैं, आज आईफिल टावर के मुकाबले चंद्रोदय बना रहे हैं, क्या सबसे पहले वो इस बात को टेकअप नहीं कर सकते हैं कि वो जो स्थिति जो गोविंद देव जी के मंदिर की हो रही है वो ठीक हो? प्राचीन काल में जो मंदिरों की स्थापना होती थी उसका विशेष कारण क्या था कि उस समय मंदिर भी उद्योग की तरह से माने जाते थे, और उन मंदिरों के द्वारा सैकड़ों हजारों लोगों की जीविकाएं चलती थी। आज आप वृंदावन में देखिए, बिहारी जी मंदिर हैज बिकम ए बिग इंडस्ट्री, नॉट ओनली फॉर बिहारी जी मंदिर, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए। अब वो कैसे जो है ये संभव है कि वो वहां पर दे डोंट वांट टू चेंज इट। फिर आज आप बेच करने साहब वो वहां पर जो है वो जो गलियां बड़ी कर दो, चौड़ी कर दो। वृंदावन में तो जो है कि यहाँ तो हर घर में मंदिर है। हाउ कैन यू एक्वायर? इसका तो केवल एक ही उपाय है कि भाई आप जो है सब लोगों को, भले कितना भी विरोध क्यों ना हो, हालांकि हो सकता है कि मैं इस बात को कहूँ और मैं इस बात के लिए दोषी माना जाऊँ, बिहारी जी मंदिर की जो हम पूजा करने जाते हैं तो हम जो बिहारी जी की छवि है और बिहारी जी की जो डायटी है हम उसकी पूजा करते हैं। भाई कांट बी शिफ्टेड इन 100 करोड़ लैंड, जहां पर के जो जैसे साउथ में आ जाते हैं, आप शिरडी में जाइए, आप साउथ के किसी मंडल में जाइए, जैसे भी कोई स्टम्पीड नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ इतनी विशाल मंदिर वो बने हुए हैं कि वहां पर जगह है जाने की। बिहारी जी के मंदिर में कोई स्कोप ही नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी हमने पिछले वर्ष ब्रज कला केंद्र के द्वारा एक हमने कार्यक्रम रखा था, वो भी राधाष्टमी के ऊपर ही रखा था, जिसमें हमने कहा था ब्रज में बुद्ध। अब आप देखिए, अधिकतर लोगों ने हमसे एक प्रश्न किया, क्या बुद्ध ब्रज में गए थे? ये हमारी नॉलेज है। मैं ब्रज कला केंद्र के कार्य से ही मुझे को बुद्ध की चित्र इकट्ठे करने थे। जब मैं वहाँ गया मथुरा म्यूजियम में, तो म्यूजियम का जो वहाँ पर जो इंचार्ज क्यूरेटर है वो टेबल पर पैर रख के सो रहा था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी मुझे जो है वो बुद्ध के और जहाँ के और आपके पास में ब्रज के, मुझे पता था पुराने टाइम में जो मथुरा म्यूजियम है उसमें सारे ब्रज के, कुसुम सरोवर के, पूरे ब्रज के चित्र हुआ करते थे। जब वहाँ पर केडी मिश्रा जब वहाँ पर जो है फोटोग्राफर हुआ करते थे, तो मैंने कहा वहाँ से मुझे चित्र मिलेंगे, उन चित्रों को मैं प्रिंट करा करके और दिल्ली में उसकी प्रदर्शनी करूँगा। तो उन्होंने कहा जी वो तो लेबोरेटरी तो बंद हो गई जी, अब तो कोई आदमी नहीं है, कभी कोई फंड ही नहीं है, वहाँ तो धूल मिट्टी लग रही है। फिर बाहर जो वहाँ जो 3-4 लोग बैठे थे जो वहाँ पर जो मूर्ति बनाते थे, मैंने उनसे पूछा भाई क्या हालत है? वो जो सबसे बड़ी प्रसिद्ध, जिसको हम कहते हैं कि विश्व में प्रसिद्ध जो बुद्ध की मूर्ति है, उस पर मिट्टी जो है जम रही है। ये तो हमारी हालत है। एक और बात मैं बताऊँ आपको, मदन मोहन जी के मंदिर से अब आगे जाओ, जब सारे जो भी केशी घाट और चीर घाट जो सारे घाट हैं, सारे घाट जो है वो आधे से ज़्यादा ऊपर तक जो है वो दबा दिए गए हैं, और उसके ऊपर अभी रिसेंटली नई सड़कें भी बन गई हैं। हम लोगों ने इस बात को अलाउ कैसे कर दिया? अभी मैंने एक चित्र देखा, वो ब्रज में मैं गया तो वहाँ पर मुझे बाई चांस में वो बहुत पुराना किसी का बना हुआ चित्र मिला, उन घाटों का कितना भव्य वो घाट बने हुए हैं। उसका अगर वो अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाए तो इस तरह की कोई स्पॉट ही नहीं है सारे हिंदुस्तान में जिस तरह के वो घाट बने हुए थे। तो अपनी संस्कृति को और अपनी जो धरोहर है उसको सबको तो हम खुद ही लुप्त कर रहे हैं। अब वहाँ धंधा इस बात का बन गया है कि साहब कुंडों का जो है वो करो जीर्णोद्धार। तो केवल एक व्यक्ति को छोड़कर श्री जी बाबा को, जो बगैर जो है किसी स्वार्थ के सारे कुंडों का जीर्णोद्धार कर रहा है। बाकी जितनी भी संस्थाएं वहाँ बन रही हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू ऑल, उसे उन्होंने सबने केवल अपना धंधा बना लिया है कि साहब वो जीर्णोद्धार के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें से जो 70-60% खर्चा कर रहे होंगे, बाकी सब उनके अपने खर्चों में जा रहा है। तो देर आर सो मेनी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में बताई जा सकती है। ओनली फ्यू पॉइंट्स आई विल गिव इट। थैंक यू। एक चीज और जो अभी भूषण जी ने कहा था, जो संस्कृति के बारे में बता रहे थे कि सांझी का बताएंगे, जो सांझी रखी जाती थी, मुझे एकदम ख्याल आया। हम लोग बहुत छोटे होते थे तो हम लोग सांझी खेलते थे, दीवार पे रख के गाने गाते थे और दिया वगैरह जलाते थे।
पूजा करते थे। गाना अभी मेरे दिमाग में था, 8 की बात थी, संजय माई बात थी, आगे का मुझे याद नहीं कि मैं 45 ईयर्स पहले की बात कर रही हूँ। और अभी मेरे मन में आ रहा था कि जैसे कि गणेश जी का फेस्टिवल है, ये खाली पहले महाराष्ट्र का होता था, अभी एवरीबडी इज डूइंग, होल इंडिया, होल मतलब पूरा हिंदुस्तान में सभी लोग सेलिब्रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऐसे ही सांझी का हम लोग अगर आगे बढ़ाएं, इसकी कुछ पेंटिंग्स वगैरह का वो करें और लाइक इस सांझी फोटो में सांझी फेस्टिवल हम लोग अगर कभी सोचे सांझी फेस्टिवल फोटो में वो करें, तो इससे लोगों में रिकग्निशन आए, हुआ ना लास्ट ईयर का चालू होने का किया है, आपने दिया हर साल शादी पक्ष होती है ना, ये अभी जो अभी 16 तारीख से, तो उसमें साझी देवालय हो गए, ये परंपरा थी। उसमें सूखे 3 तरह की साझी बनती है। अभी नवरात्रि के जैसे पहले एक जो है वो जल के ऊपर होती है, एक जल के नीचे होती है, और गांवों में गोबर की बनाते हैं दीवारों पे। तो हमारे घरों में भी बनती है। एक तो लोक है और एक देवालय है, तो वो अभी बनती है, हालांकि उतना नहीं रहा। अभी हमारे संस्थान ने एक पुस्तक प्रकाशित किए एक बात मैं और ऐड करना चाह रहा था, और क्योंकि भाटिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये जानते हैं, इसके साक्षी हैं कि ब्रज कला केंद्र की जो स्थापना 1962 में हुई थी, और जो सबसे पहले जो हमारे कार्यक्रम और हमारी गतिविधियाँ थी, उसका प्रारंभ भी हुआ था कि ब्रज में जो विशेष रूप से संगीत था, और ब्रज का रसिया था, ब्रज का संगीत था, और जो सारी जो ब्रज की जितनी भी विधाएँ थी ना, उनका सबका संरक्षण करना और उनको दोबारा से सबको रिवाइव करना। दिस इज़ हाउ स्टार्टेड। और उसके लिए हमारे जो रामनारायण भैया जी थे या राधेश्याम प्रगल जी थे, उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया। काम ही क्या किया, उन्होंने अपना सारा जीवन उसी के लिए। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात है कि वो नहीं रहे, और उसके बाद में हम लोगों को सब उसके बारे में उनकी जानकारी थी। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई भी आप लोगों में से कोई भी लोग अगर थोड़ा सा समय दे सकें, तो हम लोग ब्रज कला केंद्र की तरफ से इस बात को दोबारा से शुरू करने के लिए तैयार हैं। भैया जी तो हैं ही हमारे साथ में, तभी तो आज यहाँ मौजूद हैं। ठीक है। कई प्रश्न उलझ गए हैं। विष्णु जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि पुरातन संस्कृति के साथ अगर नई संस्कृति जुड़ती है तो इसमें आपत्ति क्या है। लेकिन वो जो पुरातन संस्कृति ब्रज की है, वो एक संदेश संस्कृति रही है, और आज की जो संस्कृति है उससे उसका मेल संभव नहीं है। मैं आपको एक छोटे 2 उदाहरण देता हूं। आज पर्यावरण का बहुत हल्ला मचता है, लेकिन ब्रज ने पर्यावरण का संदेश बहुत पहले दिया। एक छोटा सा गीत आपको बताता हूं। एक गृह स्वामी ने अपने घर में नीम का पौधा लगाया। वो कुछ समय के लिए बाहर चला गया। जब आकर उसने देखा तो उसकी डालियां टूटी हुई थी, पत्तियां टूटी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम था पन्ना मारू। तो उसने कहा, निवड़िया के छोटे मोटे पात, पन्ना मारू किन्ने सताई, हरियल नील देवी महाराज। किन्ने तोड़ी वाकी डार, किसने तो उसकी डाल तोड़ी, किसने उसकी पत्तियां। तो उसने बताया कि दुबर ने तोड़ी वाकी डार, ननद सताई, हरियल नील जी महाराज। कितनी साधारण सी बात थी कि देवर ने डाल तोड़ ली थी, ननद ने पत्तियां तोड़ ली थी, लेकिन उसने कितनी गंभीरता से लिया और उसका कैसा दंड दिया। देवर को कर दो ब्याह, इसको ब्याह करके घर से अलग करो। ननद खंगाए दियोगा के सासुरे जी महाराज, ननद को उसकी ससुराल भेज दो। कितना महत्व था पर्यावरण का। हाँ, अभी जो बात विष्णु जी ने कही वो हमारी जो संस्कृति में बात थी।
आज जितने आप समाचार पत्रों में रेप और छेड़छाड़ और इस सब के प्रश्न कितने उभर के आ रहे हैं, लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं था। प्रेमी प्रेमिका तब भी थे, लेकिन शालीनता का सौंदर्य था। एक प्रेमी प्रेमिका का घर पास पास था। बैठ जाने दीजिए। पधारिए, स्वागत है। हाँ, तो विष्णु जी, उस समय कितना अंतर था। प्रेमी ने कहा कि नैना तेरे का रोके रुक जानेंगे, ओछी भीत गिरारे को बसवा। हम एक ही गली में रहते हैं और पड़ोस का जो घर है उसकी भीत जो है, दीवार बहुत ऊंची नहीं है, ओछी है। नैना तेरे का रुक जानेंगे, ओछी भीत गिरारे को बसवा, उझक उझक बतरामेंगे। कितनी शालीनता थी कि यूं उझक लेंगे और आंखों से ही बात कर लेंगे। वो बात आज नहीं रह गई है। अकादमी की बात आपने कही, उत्तर प्रदेश में सिंधी अकादमी है। सिंधी बोलने वाले कितने कम हैं, और ब्रजभाषा बोलने वाले उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं। राजस्थान में है, कुछ हिस्सा राजस्थान का ब्रज से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग ब्रज से जुड़ा है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, सब जगह ब्रजभाषा बोली जाती है और ब्रजभाषा पूरे देश में समझी जाती है। राजस्थान में नाटक जा रहा है, वो समझिए कि ब्रज का एक लघु संस्करण है। तो ऐसा नहीं, हमारी संस्कृति ब्रज की जो है बहुत ही शाश्वत संस्कृति है, बहुत सार्थक संस्कृति है। आपने बात अभी साजा नोवा की कही थी, रूस की मैडम साजा नोवा, वो सूर पर अध्ययन कर रही हैं। फ्रांस की बेडबुली और अमेरिका के नार्वेन हाइन ने रासलीला, रामलीला, नौटंकी पर पुस्तक लिखी। ये बेडबुली कितनी शुद्धास्पद है। ये मथुरा जंक्शन पर उतरी और ये चाहती थी कि सूरदास जी की साधना स्थली पर जाकर मैं प्रणाम करूं। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि हम मुझे परासौली जाना है। वहां किसी ऑटो वाले ने, टैक्सी वाले ने, कांगी वाले ने, रिक्शे वाले ने, सबने मना कर दिया, हमें नहीं पता परासौली कहाँ है। वो स्टेशन मास्टर के पास पहुंची तो उन्होंने अपने सारे कागज देखे, परासौली नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं। पता नहीं कैसे स्टेशन मास्टर को ये ध्यान आ गया, उन्होंने मुझे फोन किया कि फ्रांस से, वहां से फ्रांस की बेडोली आई हुई एक मैडम और वो परासौली जाना चाहती है। कहाँ है परासौली? मैंने उनको बताया कि गोवर्धन से 2 किलोमीटर दूर पर परासौली स्थान है, और अगर आप कहें तो मैं वहां आ जाता हूं या उनको मेरे पास भेज दीजिए। मैं वहां गया स्टेशन, टैक्सी से हम लोग परासौली पहुंचे। उन्होंने सूर्यदास जी की प्रतिमा को प्रणाम किया, उनके साथ एक फोटोग्राफर था। तो उसने कहा कि जब मैं इस तरह प्रणाम करूं तब फोटो लेना। मेरा कितनी श्रद्धा थी। तो बातें बहुत हैं, मुख्य बात यही है, जो बातें कही गई कि इसको डिजिटलाइजेशन कर लें और आर्काइव में हैं। आकाशवाणी मथुरा में मेरे कार्यकाल में जो रिकॉर्डिंग हुई वो सब टेप चिपक चुके हैं, उनका कोई अब अर्थ नहीं रह गया। जो थोड़े बहुत बचे थे वो भले ही अब कंप्यूटर में डाले हैं। मैं जब उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष था तो मैंने इतनी रिकॉर्डिंग कराई, आज उसमें से एक भी सुरक्षित नहीं है। जो उसमें लाखों रुपया लगा वो सब नष्ट हो गई। तो अब इन सबके प्रति तो एक भावात्मक बात जब तक नहीं जागृत होगी, अब आप चंद्रवती जी बैठी की इनकी रुचि है तो ये आज इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। इस विषय को इन्होंने समझा। एक कामा की रहने वाली है।
मुख्य बात यह है इसको इतनी अच्छी परिभाषा ये बोलती है ना, इतनी अच्छी हम लोगों में से कोई ना बोल सके, दिल्ली में ही रहती। जय हो चंद्रवती बहन जी, जय हो। मुख्य बात हमारी ये है कि विष्णु जी को अब मैं थोड़ा सा झकझोरना चाहता हूँ, आप बाद में बोलिएगा। कंक्लूड कर रहे हैं कि ब्रज की कला संस्कृति के उन्नयन के लिए कोई भी संस्था इस समय नहीं है, मात्र ब्रज कला केंद्र। ब्रज साहित्य मंडल नष्ट हो गया। जब तक आप एक मासिक पत्रिका जो पहले निकलती थी ब्रज भारती, उसको निकालिए जिससे ब्रज के साहित्यकार कभी जुड़े, अपनी रचनाएं भेजें, लिखें। और ब्रज धाम में आपने करोड़ों रुपया लगा दिया, लेकिन वहां भवन तो है लेकिन कोई साहित्यकार नहीं है। गरीब बहुत से जो शोध करने वाले लोग आते हैं वो कहाँ जाते हैं? वृंदावन शोध संस्थान, आकाशवाणी, संग्रहालय, और वो लोग घूम फिर कर ब्रजधाम में नहीं पहुंचते क्योंकि वहां कोई बैठने वाला नहीं है, ना वहां पुस्तकें हैं, ना कोई पांडुलिपियां हैं। जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक ब्रज का काम नहीं बढ़ेगा। अब आप इतने बड़े काम दिल्ली में करते हैं, बड़ा कठिन है कोई भी कार्यक्रम या गोष्ठी करना, लेकिन अगर इसमें कुछ साहित्यकारों को जोड़ा जा सके तब ये कार्य आगे बढ़ जाएगा। आप प्रबंधन का कार्य बहुत अच्छा करते हैं, कहाँ से धन जुटाती आप ही जानते कितनी टेंशन है, लेकिन अगर कला और संस्कृति का काम करना है, आप भी बोले, तो उसके लिए आपको एक साहित्यिक कुंभ करना होगा और वो उसका प्रारंभ करिए मासिक पत्रिका से। मेरा नाम रमेश शिशु है सर, मैं मिशिगन में रहता हूँ और यहाँ फरीदाबाद में भी मेरा एक मकान है। अध्यक्ष महोदय जी ने भी रामदास जी का नाम दिया था। मेरे परिवार के हैं वो, मेरे क्या बोलेंगे साले के साले हैं वो, पटाख साले बोलते, और मेरे पटाख साले हैं वो। और वो नहीं मथुरा के हैं, हाथरस के रहने वाले, ओरिजिनली हाथरस के हैं। हाथरस के उनकी बहन की ननद मेरी पत्नी है, वो बैठी है मालती। वो लोग हाथरस के थे। जी क्या स्थान का नाम क्या था हाथरस में उनका? हाथरस में उनकी आपने बताइए आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहा कि आपने वृंदावन शोध संस्थान का नाम दिया, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ परिवार का होने की वजह से। पहले तो सबका स्वागत है वहाँ, आप ज़रूर आएँ सब लोग। मैं चाहता हूँ किसी तरीके से ब्रज कला केंद्र का उनके साथ सहयोग हो। हमारे यहाँ 8-10 बच्चे PhD करते हैं, कुछ मास्टर्स की थीसिस भी लिखते हैं। अब कोई शोध कराने वाला नहीं है, मैं ये कहने वाला था। जो बंसल जी वगैरह कासगंज वगैरह से आते थे, एक दो और प्रोफेसर आते थे, डॉक्टर बंसल, अब जी अब वो इस लायक नहीं है कि वो घूम फिर सकें। तो मैं ये चाह रहा था कि वहाँ शोध संस्थान के लिए फंड्स हैं, अपने पास ग्रांट मिलती हैं, बड़े अच्छे शोध हो सकते हैं। मालती की भाभी उसको चलाती हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो रामदास जी की बहन है। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चल रहा है और ये आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो आप अवश्य देखें। जो अंग्रेजों का मंदिर है उसके एकदम बराबर में है वृंदावन शोध संस्थान। और किसी तरीके से अपना ये मंडल उनके साथ जो कि कुछ शोध संस्थान कराएं। बहुत संग्रह है उनके पास, बहुत संग्रह है, आप देखें तो चकित रह जाएंगे। आपका तो देखा हुआ मुझे लगता है, बहुत से लोगों ने देखा है। हाँ, वो आप तो बहुत परिचित हैं, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। अच्छा, तो ये सुशीला जी मेरी सलेज हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले तो वहाँ जाकर के, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप ज़रूर देखें उसको। दूसरा, किसी तरीके से वहाँ का जो शोध कार्य कराना चाहें वो उस पर आप किसी तरीके से हम लोगों की मदद करें, मतलब इंस्टीट्यूट की मदद करें। अभी पत्र ये पुराने जो संग्रह उन्होंने किए थे, उसके अलावा आप बैठे ही हैं, नए 2-3 पुरानी चीज़ों का भी संग्रह का काम चल रहा है। तो मेरा बस विनती ये थी कि किसी तरीके से मदद करके वहाँ शोध का काम, आपने मेरे मुंह की बात ऑलरेडी कह दी थी कि किसी तरीके से वहाँ शोध कराया जाए। अभी कितने स्टूडेंट्स हैं अपने पास? हम मुझे मालूम है, लेकिन लोकल PhD कितने लोग कर रहे हैं? सबसे बड़ा जो वर्ग चला विश्वकोश का चला। हाँ, वो दो तो आगे विश्वकोश,
सारे पूरे मतलब देश के ही विद्वान जुड़े हुए हैं, काफी लोग जुड़े हैं। पीएचडी के स्टूडेंट साहब ऐड और कराइए उसमें आप। पीएचडी आजकल प्रक्रिया चेंज हो गई है यूनिवर्सिटी। पहले तो हमारे पास में आते थे, अब एनरोल करके उनको यूनिवर्सिटी भेज देते थे, वहाँ से ही विषय स्वीकृत हो जाता था। अब यूनिवर्सिटी ने उसमें प्री एग्जाम कर दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेंगे। आगा विश्वविद्यालय का सेंटर अभी भी वहाँ चलाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, सेंटर है, अभी भी सेंटर वो है, बना हुआ है। सेंटर है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी भेजती है, हम लोग डायरेक्ट मिले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया उसको पूरा करेंगे, लेकिन शोध संस्थान वहाँ का नहीं रुकना चाहिए, ये मेरी विनती है बस। शोध का कार्य बड़ा कठिन है। वास्तविकता क्या है कि थीसिस कोई लिखता है, पीएचडी किसी को मिलती है। नहीं, और दूसरी बात सुनिए, अगर ब्रज के लोकगीतों पर कोई शोध कर रहा है तो वो चाहता है कि मेरे पास से गीत लेकर, कुछ चुरा कर, कुछ यहाँ से लेकर, वहां से लेकर अपनी थीसिस पूरी कर दी। वो गांव में जाकर गीत इकट्ठे करने का कष्ट नहीं उठाना चाहता। तो पीएचडी की प्रक्रिया, शोध के लिए बहुत परिश्रम चाहिए, बहुत लगन चाहिए, वो नहीं है। अब ये शोध भी जैसी होती है, आप में से बहुतों को पता है। हम लोगों ने बड़ी किराए की है। अब हरिवंश जी कह रहे हैं इसका समापन करें। आप श्रोताओं में से कोई और सुझाव देना चाहें इस विषय पर तो उनका स्वागत है। और ये विषय तो ऐसा है कि यहाँ आज समाप्त नहीं होना चाहिए, इसके प्रतिफल परिणाम निकलने चाहिए। हाँ हाँ, आइए आइए, आप कुछ कहेंगे तो अच्छा सुझाव देंगे। मेरा नाम आचार्य जगदीश प्रसाद उपाध्याय है और मैं श्रीधाम बरसाना के निकट श्री ललिता सखी का जो गांव ऊंचा गांव है वहां से आया हूं। तो मैं वैसे आकाशवाणी का वक्ता भी हूं और श्रोता तो हूं ही। आकाशवाणी में ब्रज माधुरी संगीत में पहले मैं आकाशवाणी में मथुरा से भी जुड़ा और आज दिल्ली आकाशवाणी से हूँ। हमारी भाभी जी भी कहूँ या बहन जी कहूँ, मेरे दोनों नाते हैं, क्योंकि मेरी ननसाल कामा में है और रहने वाला ऊंचा गांव का। सुझाव मेरा ये है कि राधा रानी की अष्ट सखियाँ हैं, शायद आप सबको मालूम ही है, ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चंपकलता, इंदुलेखा और चित्रा। लेकिन इन 8 गांवों की सखियों में उनके जाने के मार्ग जो आप जाएं, वहाँ से कोई भी अगर कोई पर्यटक आता है तो गालियाँ बकता हुआ जाता है, कह रहे यही गांव है। और ब्रजभाषा, हम जब सब बैठे हैं ब्रजभाषा बोलने का ज़्यादातर हम कोशिश करें, क्योंकि ब्रजभाषा लुप्त क्यों हो रही है, हम बोले ही ना, खड़ी बोली में ज़्यादा हम अपनी बात है प्रेषित करें, भाई खड़ी बोली बोलें। लेकिन मुख्य बात यह है कि एक तो जैसे ब्रज कला केंद्र हमारे ये जो बहुत सराहनीय काम कर रहे हो, अगर इससे ब्रज कला केंद्र को हम संघ में जोड़ते भाई, और इन 8 गांवों की सखियों के गांवन ने भी जोड़े हैं और उनने जोड़ करके हम अपनी बात को कहें कि ये भी राधा रानी का सखियों में प्रमुख सखी हैं। ललिता विशाख सख्यानम तटस्थम वृद्धवंदते ऊंचा ग्रामस्यम माम मनुवृत्तते है, ये एक श्लोक है विष्णु पुराण में। तो वहाँ में बताइए कि ये इतनी सखियाँ हैं, राधा रानी से भी परम जो सौभाग्यशाली सखी हैं वो ललिता सखी हैं। लेकिन वहाँ जाएं तो विद्युत व्यवस्था इतनी बेकार है और राजस्थान की सीमा से जुड़े हुए हैं, वहाँ के रास्ता इतने बेकार है, दुर्गम है, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, तो वहाँ जाने पे पता चले तो वहाँ के ना कोई वहाँ ले कोई ऐसा विश्राम स्थल है, कोई रात्रि अगर में कोई पर्यटक रुक जाए तो वहाँ रुके कैसे। तो मैं ये अनुरोध करना चाहूँ ब्रज कला केंद्र अगर यह काम में भी थोड़ा सा सहयोग दे और हम लोग उसमें जुड़ करके अगर हम सहयोग जो भी हमसे करें तो हम उसके लिए बहुत जरूर प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। पंडित जी एक बात बता दो, अब गाँवन में कितनी ब्रज भाषा बोल रहे हैं, कोई हो क्या उड़ान है रहे से जैसी आई यही हो लपू झन्ना, आपको ये ब्रज भाषा आप ना बोलो, ब्रज भाषा बोल भी वाले अपनी संस्कृति नष्ट कर रहे हैं। हाँ सवेरे सब धोता है बोले का समझे ना, कोई धोता है कहे ना सांस सकारे के
हाँ श्रुति जी बोलिए, श्रुति जी को बहुत अनुभव है। नहीं, अनुभव तो क्या है कि जब तक मैं मथुरा आकाशवाणी में रही और मुझे भाषा बोलने का मौका नहीं मिला, और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था तो सत्येंद्र बोस जी ने कहा था, अरे ये तो पंजाबी लड़की है और ये पहली पंजाबी लड़की ऐसी है जो आकाशवाणी बोलती है, आकाशवाणी नहीं बोलती है। तो क्योंकि पली बड़ी वहीं थी तो रुझान वहीं था। 94 में रही हूँ। 90 में आकर मैं आकाशवाणी दिल्ली आई और ब्रजमाधुरी से जुड़ी। 90 दिसंबर की बात होगी। ब्रजभूषण भैया मेरे साथी रहे, कुलीग रहे। यहाँ आकर मुझे ब्रज भाषा बोलने का मौका मिला, मैंने सारी भड़ास निकाली। जितनी ब्रज भाषा को लेकर मेरे मन में बोलने की इच्छा थी, मैं कहूँगी भैया जी ने बहुत मौका दिया मुझे ब्रज भाषा बोलने का। लेकिन एक बात जो गोयल साहब ने कही थी, मैं उस बात को लेकर आगे बोलना चाहूंगी कि क्यों नहीं हम पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति का मेल क्यों नहीं हो सकता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम सभी जानते हैं। अगर हम पुरानी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो हमें नई संस्कृति से तालमेल करना ही पड़ेगा। आज अगर हम आर्काइव्स बचा रहे हैं तो क्यों बचा रहे हैं? न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बचा रहे हैं। क्या हम पुरानी टेक्नोलॉजी से वो पुरातत्व बचा सकते थे? आज आपको मोहनजोदड़ो की सभ्यता के जो अंश मिले, क्यों मिले? क्योंकि किसी ने सोचा कि यहाँ दबा दो, जब कभी खुदाई होगी तो ये निकलेंगे। तो ऐसे ही आज के लोग भी संरक्षण के लिए ही तो प्रयास कर रहे हैं, इस संस्कृति को बचाने का ही तो प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मैं भी हूँ, चंद्रवती जी भी हैं, भैया जी तो हमारे पथ प्रदर्शक हैं। और मैं आज भी कहूँगी जो इन्होंने किया है बहुत कम लोग कर पाते हैं। भैया जी के लिए एक बार जोर से तालियां। हाँ, और संस्कृति की बात में चौबिया काड़ा याद आ गया मुझे। प्याज वाली घट्टा में जरूर हम लोग ठेठ पंजाबी संस्कृति के लोग थे तो प्याज व्याज यूज होता था हमारे घर में, और हम 24 अखाड़े में जाके रहने लग गए तो वहां तो भैया छिलका भी नहीं दिखना चाहिए था प्याज का। तो मेरी बुआ जी जो थी वो मुंबई से हमारे घर रहने आई, तो उन्होंने मेरे पापा को बोला कि भाई पा की गल है, प्याज व्याज मैं तो नहीं खावांगी तेरे कारखाना, मतलब मैं तुम्हारे घर खाना नहीं खाऊंगी अगर ऐसा होगा। तो मेरे पापा ने कहा कि भाई ऐसा है, देख मैं सब्जी में तो नहीं डलवा सकता, ज्यादा से ज्यादा ये होगा सैलेड में कटवा दूंगा, तू खा लेना, तेरी भी तृप्ति हो जाएगी। तो ठीक है, बड़ी चोरी से प्याज छीला गया, धोया गया, काटा गया, सैलेड में परोसा गया। अब वो कहीं गलती से क्या हुआ कि वो प्याज के छिलके जो पॉलीथीन में हमने डाले थे नाली वाली में कहीं चले गए होंगे। 24 अखाड़े में दो बहुत पक्के चतुर्वेदी थे, भूलेश्वर चतुर्वेदी और तेलेश्वर चतुर्वेदी, वो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। तो सुबह सुबह हमने देखा कि दरवाजा खटखटाया, खन्ना साहब बाहर आइए। खन्ना साहब बाहर चले गए, मतलब मेरे पिताजी बाहर चले गए। जी क्या हुआ? खन्ना साहब तुमने प्याज खाई का? तो पापा ने कहा नहीं, अरे तुम्हारे प्याज की छिलका हमारी गैया ने खा लिया, आके दूध में से बाहर आ रही है। तो आप बताइए, मतलब ये हाइट है। तो संस्कृति है, जीवंत संस्कृति है। मैंने ऐसी कोई, मैं भी देश विदेश बहुत घूम ली इस छोटी सी उम्र में। आप सभी की दुआ से मैंने काफी देश भी घूम लिए, विदेश भी घूम लिया। पर हाँ, आज भी मेरा उस संस्कृति से प्यार है। 5 साल मुझे लाइव कमेंट्री करते हो गए दूरदर्शन के लिए जन्मस्थान से जन्माष्टमी की। तो वो संस्कृति को बचाना तो हमें चाहिए, चाहे उसके लिए हमें आज की टेक्नोलॉजी की मदद ले या हमें उसका संरक्षण किसी भी तरह से करना पड़े, हमें उसे बचाना चाहिए। ये दायित्व है हमारा। का अब समापन कर रहे हैं गोष्ठी का। चंद्रवती जी और पंडित जी ललिता जी के गांव वाले ऊंचा गांव के बरसंते में एक शब्द को अर्थ ना जान पाया हो, अगर आप में से कोई अब बता दें, अगले साल बता दें तो बड़ी कृपा होगी। एक पंक्ति है, सबरे खेले खेल बलम मैंने ढेमचरा ना खेलो। ये ढेमचरा कौन सा खेल है, अगर कोई बता सके
तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई। हाँ, बोलिए आइए। जी सर। पहले तो सभी ब्रजभूमि के सारे मतलब अग्रज और हमारे बुजुर्ग सबको प्रणाम। मैं डॉक्टर विनोद शंकर पांडे। मेरा जो परिचय है, गीतों की खेती करता, छंदों की पौध लगाता हूँ, मनवा जब घबराता है तुलसी चौपाई गाता हूँ, कर्मकांड से नाता मेरा ज्योतिष का भी अणुकण जानूं, ईश्वर की सत्ता है सारी मैं तो बस इतना ही मानूं, और अपनों में अपनापन लगता इसीलिए मैं आता हूँ, गीतों की खेती करता, छंदों की पौध लगाता हूँ। आप सबको प्रणाम करते हुए, क्योंकि डॉक्टर सुखदेव चतुर्वेदी जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एस्ट्रोलॉजी, लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ, आपके मथुरा के ही रहे, और उन्होंने आपके इस ब्रजमंडल से मुझे जोड़ा था आज से 20 साल पहले। 20 वर्ष हो गए, मैं बार बार आप बुलाते रहे, मैं आता रहा। और जो ब्रज की बात है, वास्तव में आपने सही कहा कि ब्रज की संस्कृति लुप्त हो रही है, ब्रज भाषा लुप्त हो रही है। और मैंने जो पहला छंद लिखा, मैंने अपना सवैया लिखा, जो सवैया है, दोहा है, सोरठा है, ये जो क्षणिकाएं इस तरह की चलती थी, जो साहित्यमय थी, उनका प्रचलन बंद हो गया। तो मेरा एक सवैया जो हमने, जिस पे हमने कई बार पुरस्कार लिया है, वो सवैया आपको भेंट करता हूँ ब्रज भाषा के लिए, हिंदी और आपकी ब्रज भाषा से मिला हुआ। कि मन ही मन में मृदु मोद भरे रसना में सुगंध बसाय चली, मन ही मन में मृदु मोद भरे रसना में सुगंध बसाय चली, अधरान धरी रस जादू भरी सगरे ब्रज को भरमाय चली, अधरान धरी रस जादू भरी सगरे ब्रज को भरमाय चली, और इतने नैन मिलाए चली, इतने नैन मिलाए चली, अही अही असोहर साय चली। ब्रज भाषा मेरी मातृभाषा बनी, जो ब्रज भाषा है वो मातृभाषा बनाओ वैसे, और हिंदी भाषा मेरी राजभाषा बनी, ऐसो सुप्रभाव जमाय चली, सगरे ब्रज को भरमाय चली, सगरे जर को भरमाया चली। मैं भूल गया अंतिम बंद। तो ये जो इसमें भरमाया चली का जो मतलब है कि मैं गया वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा करने, हम दोनों सपरिवार थे। एक बात जो आपने कही कि कोई बताता ही नहीं ये जगह कहाँ है, और जो ब्रज की परिक्रमा होती है उस परिक्रमा में इस तरह की स्थिति है, कहीं आप रात में फंस जाए तो कोई पूछता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग गाड़ी फंस गई, आगे कई गाड़ियाँ थी, वो टेम्पो चल रहे थे, टेम्पो ने टकरा दिया, झगड़ा किया, फिर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उनसे जान बचाई रात में 12-1 बजे। बोले जी क्या बात है? बोले जी हमारा गांव है, हम कहाँ जाना है, हम तुम्हें आउन थोड़ी देंगे। अरे मैंने ये तो मुश्किल हो गई। हमने कहा भाई ये बताओ, बाहर से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ, इस भूमि को प्रणाम करते हैं, अपनी श्रद्धा आस्था से आते हैं, अगर आप इस तरह से करोगे तो यहाँ कौन आएगा। तो ये जो चीज़ है संस्कृति का जो अपक्षरण हो रहा है, उस पर ये जो आज मेरे पास जो कार्ड पहुँचा आदरणीय का, मैंने कहा बहुत अच्छी शुरुआत है, और जिसमें बुजुर्ग अपना साथ दे दें, जिसमें बुजुर्ग अपनी दृष्टि कर दें, वो चीज़ वास्तव में आगे पड़ती है। ये मेरा वो है। और एक मैं जो हूँ गोकुल मथुरा, ये जो आपका कृष्ण जन्माष्टमी होती है, हजारों लोग जाते हैं वहाँ और कोशिश करते हैं कि मेरी भी कुछ जो है वहाँ पर वो हो। तो एक मैंने उस दिन, जिस दिन जन्माष्टमी थी, आप सबको प्रणाम करते हुए, क्यों सारे मथुरा वाले हैं, और कहते जामे का धरो भैया, जामे का धरो है ना। तो गोकुल मथुरा यमुना तेरी, सभी बन गई कंस की चेरी। गोकुल मथुरा यमुना तेरी, सभी बन गई कंस की चेरी, और सिसक रहे हैं ग्वाल वाल सब, गली गली पूतना ने घेरी, गली गली पूतना ने घेरी। और बंसी बट क्यों मौन खड़ा है, वंशी बट क्यों मौन खड़ा है, दुशासन का जोर बड़ा है, धीरज टूटा ध्रुव सुता का, फटा कलेजा भारत माँ का। धीरज टूटा ध्रुव सुता का, फटा कलेजा भारत माँ का। और है सरकारें दानवता की, गला काटती मानवता की। और नंद के राज दुलारे आजा, यशोदा माँ के प्यारे आजा। जग में हाहा हो गया, जग में हाहाकार मचा है, बस अधर्म का मंच सजा है। भ्रमित हुआ है मन अर्जुन का, दम्भ बड़ा है दुर्जन मन का। अब मत देर लगाना मोहन, चक्र सुदर्शन ले आना मोहन। सभी को प्रणाम। आपने हमारा जो है समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद और ढेर सारा प्रणाम। मेरा नाम ताराचंद प्रेमी है और मैं एक स्वयं को बहुत छोटे से कलाकार एक मंच पे काम करो अपने आप में। मैं ये निवेदन करना चाहूँ कि
एक बार जमुना किनारे फिल्म बनी, जमुना किनारे फिल्म बनी और काका हाथरसी ने बनवाई वो, और वहाँ में जो है बाकी ऑडियो कैसेट तो निकाल गई, बाकी बहुत बढ़िया गीत है वहाँ में, सभी विधाएं, स्वांग विधा और रसिया और जितने भी मतलब ब्रज की विधाएं ब्रज में जमुना किनारे में होती है। तो वो जमुना किनारे वाली फिल्म कहाँ गई है और कैसे भाई, यदि वह जमुना किनारे वाली फिल्म को दोबारा से मतलब जो लाया जाए तो मैं ये विश्वास करूं कि वहाँ में पूरी संस्कृति जो है ब्रज की दिखाई देगी। मेरा यही निवेदन है ब्रज कला केंद्र से और सभी ब्रजवासी से कि वो जो विद्या में पढ़ी है या जन कहाँ है वो कहना है को वो भूल के बनाओ, पुराने कलाकार हैं सब, गिरिराज मास्टर जी और भैया जी को पता है सब, और हाथरस के रसिया गा रहे हैं, स्वांग गा रहे हैं, उन्हें स्वांग भी दिखाए और रसिया भी दिखाए हैं, तो वो जो है फिल्म जरूर मतलब जो है अवश्य निकाली जाए, मेरा निवेदन है। ताराचंद प्रेमी जी ब्रज कला केंद्र के आजीवन कलाकार सदस्य हैं और नौटंकी के और स्वांग के बड़े भारी कलाकार हैं, बहुत ही उत्तम कलाकार हैं। आज आए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। मैं आपने पांडे जी ने अभी जिक्र किया सुखदेव चतुर्वेदी जी का। सुखदेव चतुर्वेदी जी हमारे ब्रज कला केंद्र द्वारा सम्मानित ब्रज विभूति पुरस्कार श्री वासुदेव जी गर्ग के पुत्र की स्मृति में कुणाल ब्रज विभूति पुरस्कार दिया जाता है, उनको हमने सम्मानित किया है और वो यहाँ आ चुके हैं। मैं एक बात ये जो मैंने प्रश्न किया था चतुर्वेदी जी से, वो एक बड़ा रेलेवेंट प्रश्न था आज की तारीख में, और उसमें जो उन्होंने जवाब दिया उसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज की परिस्थितियों से हम अलग नहीं जा सकते। ब्रज कला केंद्र जो पुरानी वस्तुओं के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है, ब्रज कला केंद्र आज से 65 साल पुराना संस्था है। इसके उद्घाटन के लिए, एक सत्र के उद्घाटन के लिए हाथरस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति गए थे 2 इंजन की गाड़ी के साथ में उस समय। तो उसमें हमने इसके, हमारे पास कैसेट रखे हुए थे, पहले कैसेट चलते थे, वीडियो कैसेट, उन सबका रूपांतर करा करके ब्रज कला केंद्र ने 1 लाख रुपए खर्च करके और इन सबको लेटेस्ट वीडियो में कन्वर्ट कराया है और उसका पूरा संग्रहालय हमने बनाया है, क्योंकि कैसेट सब समाप्त हो चुके और अब उनको हमने हार्ड डिस्क पर लेकर के पूर्ण सुरक्षित किया है। इतनी सारी कला ब्रज की, और उसमें गायन भी है, भजन भी है और नौटंकी भी है और सारी चीज़ें वो उन सब कैसेटों में समाई हुई हैं, क्योंकि ब्रज कला केंद्र ब्रज के अंग अंग में और ब्रज कलाकारों के अंग अंग में बसा हुआ है। जहाँ तक ब्रज कला केंद्र के साथ कई कार्य करने की बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि हम तो सब लाला लोग जाने हैं, ये है ही संस्था कलाकारों की। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, चतुर्वेदी जी यहाँ मौजूद हैं, मैंने आपका ये स्वरूप आज ही देखा। ये होता पहले तो आपका मैं निचोड़ ले लेता पूरा आप में कहा बचतो क्या ना बचतो मुझे ना मालूम, लेकिन अब जो है आप में कछु ना बचेगा, सब चीज़ ब्रज कला केंद्र में आ जाएगी। आप बहुत ही विलक्षण व्यक्ति है, मैं आपका जो है सत्कार करता हूँ। और आपने ब्रज अकादमी की बात कही, ब्रज अकादमी के लिए ब्रज कला केंद्र पिछले 20 साल से प्रयत्न कर रहा है। जब मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से ब्रज अकादमी मान ली, उसका पत्र भी हमारे पास आज भेज दिया और उसकी डिक्लेरेशन वो मथुरा की एक मीटिंग में करने वाले थे और उन्होंने कह दी थी मैं आज यह डिक्लेरेशन करके जाऊंगा। पता नहीं आखिरी मोमेंट पर क्या हुआ, उन्होंने वो डिक्लेरेशन नहीं किया। अब वो ब्रज अकादमी की हमने फिर से शुरुआत की है और भाटिया जी को मैंने सब भाटिया जी उसके लिए सतत रूप से मुझको कुरेदते रहे और मैंने उसके लिए फिर से अखिलेश जी को, उदय प्रताप जी इस समय बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति और बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर लखनऊ में विराजमान है,
अखिल भारतीय ब्रज कला केंद्र के अध्यक्ष भी हैं, उनकी सहमति से फिर से वहाँ पर हमने प्रतिवेदन दिया है और प्रतिवेदन विचाराधीन है। और उस बीच में कुछ बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि अब सरकार के जाने का समय आ गया है, तो अब कितना हो सके कितना नहीं हो सके हम पूर्ण प्रगति हैं। मैं आपने आज के संदर्भ में कहा, मैं आपको ये इंगित करूं कि इस बोर्ड पर आपने ब्रज कला केंद्र इंग्लिश में लिखा हुआ है। हमारे ब्रज कला केंद्र के कार्यक्रम में कुछ साल पहले सूर्य नाम के राजदूत आए थे। ब्रज कला केंद्र इंटरनेशनली जो हिंदू संस्कृति से जुड़े देश हैं उनके राजदूतों का भी एक सेमिनार करने का कार्यक्रम बना रहा है। तो उन्होंने हमारा कार्यक्रम बड़ा पसंद आया, उन्होंने पिक्चर भी लिए। अब वो ये बोले कि इन पिक्चर्स को मैं सूरीनाम भेजना चाहता हूँ, लेकिन ना हिंदी की वजह के साथ में अगर आपका इंग्लिश होता तो बहुत उत्तम होता, तो मालूम पड़ता कि ये पिक्चर ब्रज कला केंद्र। तब से हमने अपने सारे बैनर्स पर एक लाइन इंग्लिश में लिखवानी चालू कर दी कि कहीं पर भी छपे, कुछ भी हो, हिंदुस्तान के भी किसी भाग में फोटो छपे तो मालूम तो पड़ जाए ब्रज कला केंद्र मथुरा की है। ये हिंदी इंग्लिश का मैं विवाद नहीं चाहता। जो भाषा व्यक्ति को अपनी सोच को कन्वे करे और जो उससे समझ जाए, वही सर्वोपरि भाषा है। और हमको सब भाषाओं में काम करना पड़ेगा, जैसा आपने बतलाया वो होगा। रिसर्च वर्क ब्रज कला केंद्र केवल एक ऑडिटोरियम नहीं बना रहा ब्रज में 600 सीट का, वहाँ रिसर्च सेंटर भी है, वहाँ पर वाचनालय भी है, वहाँ एग्जीबिशन हॉल भी है। और उसके लिए क्योंकि आज हमारे साथ विद्यामन शोध संस्थान के चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं, मैं कहूँ मैं वृंदावन का रसिक बिहारी मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ 3 पांडुलिपि मेरे पास ना जाने, क्योंकि रसिक बिहारी मंदिर का इतिहास 2000 वर्ष का है। 3 पांडुलिपि ऐसी रखी हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, उनको भी मुझे उसका वो करना है। तो हम ब्रज कला केंद्र में सभी के सहयोग से एक ऐसा केंद्र स्थापित करना चाहते हैं जिसके लिए सरकार पूरे तहे दिल से सहायता देने को तैयार है। और हमने जो केवल ऑडिटोरियम नहीं, ब्रज के लिए रिसर्च सेंटर खोला है और उसका नाम यही ब्रज अनुसंधान केंद्र रखा है कि हम गवर्नमेंट से उसको अप्रूव करा रहे हैं इन सारी रिसर्च के लिए। और जो भी हमारी सहयोगी संस्था होंगी उनके साथ कार्य करके उसको कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बात दूसरी कहता हूं कि जैसे अपने ब्रज में आप कहते हैं कि हम तो लाला से ऐसे बात करें, मंदिर में खड़े हैं कि तू क्या कर रहा है, क्या है। मैं खाटू श्याम जी दर्शन करने गया पहली बार। जब मैं दर्शन कर रहा था तो मैंने अपने मन में जो कही वो बता रहा हूँ कि तू यहाँ का दुकान खोले बैठो है, अरे हम तो तेरे हेड ऑफिस से आ रहे हैं, कछु करके दिखावे तो हम कछु जाने। ये मन में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि तू यहाँ का दुकान खोले बैठो है, तेरी खूब चल रही है दुकान, अरे हम तो आ रहे हैं मथुरा से, वहाँ तेरा हेड ऑफिस है तो कुछ। और मैंने उनसे प्रार्थना की और आप विश्वास नहीं करेंगे कि बहुत ही छोटे समय में मेरी दोनों प्रार्थना ये धमकी से पूरी है। अब ये धमकी से पूरी भाई कि खाटू जी की कृपा भाई कि हेड ऑफिस में सुन ली नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। तो ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत प्रसन्नता है कि आज ब्रज कला केंद्र की संगोष्ठी में आप लोग आए, आप पधारे। हमारा इससे उत्साहवर्धन हुआ। जब प्रारंभ हुआ था तब चतुर्वेदी जी शायद निराशजनक होंगे कि कुछ ही व्यक्ति थे, लेकिन ऐसे ही बढ़ते हैं। जो संघ में चलता चले, शामिल होता चले, ऐसी बात नहीं है। आज यहाँ हमारे चांदीवाला स्टेट के सम्मानीय श्री भुवन मोहन जी विराजमान हैं। मैं उनका पूर्ण सम्मान करता हूँ। आपका पूरा सहयोग के कारण ही हम यहाँ आज कार्यक्रम कर पा रहे हैं और आपने पूरा आश्वासन दिया है कि ब्रज कला केंद्र के लिए जो भी कार्य होगा उसके लिए पूर्ण सहयोग करेंगे। मैं बहुत उनका आभारी हूँ और आप सबका भी बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ आए और आपने गोष्ठी को सफल बनाया। भाटिया जी का जो ब्रज कला केंद्र के अंग है तो इनका क्या आभार व्यक्त करूँ, ये तो अपना ही है, अपनी चीज़ है। और चतुर्वेदी जी का, आपका, ये सब अपने ही है।
क्या धन्यवाद। हाँ, आकाशवाणी के लिए अब कल सुनेंगे तो धन्यवाद भेज देंगे। तो आप सुनाओ तो सही हमें। हाँ, अब इसके बाद हमारी चाय है वो उधर इधर से